अब दिख रहा है? अब दिख रहा है सबको? जी ठीक है। जी सर, दिख रहा है। ओके, ठीक है। आवाज आ रही है, दिख रहा है, सारी दिक्कतें खत्म हो गई अब। चालू करें? वो एक मनु सिंह कहाँ गया? आपको दिख रहा है मनु जी? चलिए ठीक है ना, चालू कर दे फिर। तो देखिए, हम लोग थे कहाँ पे? हाँ, तो मैं बात कर रहा था आपसे अभी कि हमने कल ये मालवा प्लेटू के बारे में जानकारी ले ली थी जितनी हमें लेनी थी। फिर उसके बाद आज जो हम चालू करने वाले हैं, जो अगला फिजिकल डिवीजन है, वो है क्या? प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत का पठार। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। वही उसी उसी तरह की चीजें होती हैं, जैसे कि इसमें क्या क्या पढ़ा था हमने उस वाले में। ज्योग्राफिकल पोजीशंस क्या है? वेट, ज्योग्राफिकल पोजीशन, हाँ, ज्योग्राफिकल पोजीशन है ना। फिर उसके बाद अगली चीज जो पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? ज्योग्राफिकल पोजीशन के बाद क्लाइमेट पढ़ा था, है ना। क्लाइमेट के बाद क्या पढ़ा था? क्लाइमेट के बाद हमने वहां का रेनफॉल और टेम्परेचर पढ़ा था। रेनफॉल टेम्परेचर के बाद क्या पढ़ा था? रेनफॉल और टेम्परेचर के बाद हमने वहां पे उनकी जो सॉइल्स थी उनके बारे में पढ़ा था। मेजर क्रॉप्स पढ़े थे, टूरिज्म प्लेसेस पढ़े थे। और इतने में जो हो जाएगा आपका 6 नंबर या जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है वो पूरा हो जाएगा। और 11 नंबर में भी जो एक दो फिजिकल डिवीजन आएंगे उनमें आप पूरा कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है ना। तो ये इस वाले में भी हम यही करने वाले हैं, कुछ अलग नहीं है, पर हाँ चीजें अलग रहेंगी ऑब्वियसली, तो आपको उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पता होनी चाहिए। और मैं आपको इसके साथ कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए, जो सेंट्रल इंडिया का प्लेट्यू है या मध्य भारत का पठार जो कहलाता है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप में बहुत क्लियरली कि ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया कहलाता है क्या? मध्य भारत का पठार, ये वाला एरिया। ठीक है, तो इसको सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू भी कहते हैं, मध्य भारत का पठार। फिर इसकी पोजीशन क्या है? तो इसके नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में क्या है? बुंदेलखंड। नहीं, जो है, ये जो सिचुएटेड है, ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में किसके? मध्य प्रदेश के। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश है हमारा, मध्य प्रदेश के ये नॉर्दर्न पोर्शन में है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये किस में आएगा? ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, मतलब ये वाला एरिया भी थोड़ा थोड़ा जो नीला नीला दिख रहा है ना, थोड़ा गहरा नीला, ये एरिया जो है हमारा प्लेटो ऑफ सेंट्रल इंडिया कहलाता है। ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में मध्य प्रदेश के। और इसके जो देखिए दक्षिण साइड में या ईस्ट साइड में देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ये क्या है? ये बुंदेलखंड का प्लेट्यू है। इसके नीचे क्या है? तो यहाँ पर है मालवा का प्लेट्यू। ठीक, तो ये इससे घिरा हुआ है। और यहाँ पर इस साइड आपको पता है क्या है? इस साइड कौन सा स्टेट है? जल्दी बताएंगे सारे लोग, यहाँ पर कौन सा स्टेट है? जल्दी बताइए कौन सा स्टेट है यहाँ पे? राजस्थान, यूपी नहीं, राजस्थान है। इस साइड में इसके देखिए ना, वेस्ट में राजस्थान है और इधर साइड जो है यूपी है। बल्कि यहाँ पर जो बीच में एरिया है ना, ये हमारा मुरैना वाला, मुरैना 2 डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है। वो जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स है वो कौन कौन से हैं? मतलब माफ करिएगा, जो मुरैना है वो 2 राज्यों को चेक करता है। यहाँ पर हमारा मुरैना है, ये 2 राज्यों को टच करता है, इधर साइड से राजस्थान को और इधर साइड से यूपी को। यहाँ पर राजस्थान है और यहाँ पर क्या है? हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के लगभग 13 जिले जो है वो बाउंड्री बनाते हैं, विच इज द हाईएस्ट विद एनी स्टेट। और एमपी के भी 13 जिले यूपी के साथ बनाते हैं और यूपी के भी 13 जिले जो है मध्य प्रदेश के साथ जो है क्या करते हैं? बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है ना। और ये जो हमारा ये जो पोर्शन है वाला मध्य भारत का पठार जो आप देख रहे हैं, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, ये वाला एरिया, ये ये जो है ना, ये हमारी सारी जो है राजस्थान के साथ बाउंड्री है। आप कहीं कहीं पढ़ेंगे, कई जगह किताबों में लिखा रहता है कि राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा बड़ी लैंड बाउंड्री बनाता है मध्य प्रदेश, परंतु ऐसा नहीं है। याद रखेंगे, यूपी के साथ ही बनाता है। ठीक है ना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी वेबसाइट से एक बार मैंने देखा था, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था इस टॉपिक पे कि सबसे ज्यादा अपनी लैंड बाउंड्री किसके साथ बनती है। तो सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री जो है वो हम यूपी के साथ बनाते हैं, ना कि राजस्थान के साथ। यहाँ पर राजस्थान है और ये जो है, ये जो लाइन दिख रही है ना, ऐसी ऐसी टेढ़ी टेढ़ी, ये ना चंबल नदी है और यही बाउंड्री बनाती है किसकी? मध्य प्रदेश और राजस्थान की। एनीवेज, हम बात कर रहे थे इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन की। तो ज्योग्राफिकल पोजीशन में हमने देखा कि मध्य भारत का पठार जो है ये कहाँ पर है, या सेंट्रल इंडिया का जो प्लेट्यू है, इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। ये यहाँ पर सिचुएटेड है। इसके साउथ में क्या है? इसके साउथ में मालवा का प्लेट्यू है। इसके बगल में क्या है? ईस्ट में बुंदेलखंड का प्लेट्यू है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है राजस्थान। राजस्थान मतलब इसके वेस्ट में है ना। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। स्क्रीन ब्लैक शो हो रही है, प्रिया प्लीज रिफ्रेश। बाकी लोग को भी दिक्कत आ रही है क्या? है स्क्रीन ब्लैक वाली नहीं आ रही ना?
हो गया, चलिए ठीक है, हो गया ना। हाँ, फिर ठीक है। आज पता नहीं क्या यार, इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है या जो भी है, बार बार पावर आउटेज भी हो रहा है ना, तो हो सकता है मे भी उसके कारण हो। बट प्लीज बेयर विद इट टुडे, आज पानी ज्यादा बरस रहा है यहाँ पे एक्चुअली। खैर, हम ज्योग्राफिकल पोजीशन हम जान चुके हैं कहाँ पर है। फिर उसके बाद देखिए, ये मैंने आपको पहले बताया था कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको सारी जगहों का याद करने की जरूरत नहीं है। यदि आप याद कर पाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन यदि नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, है ना। क्योंकि ये बहुत ज्यादा कठिन पड़ जाता है, साथ के साथ फिजिकल डिवीजन से सबका सबके सबका याद करना कि क्या लैटिट्यूड है क्या लॉन्गिट्यूड है, इट इज नॉट पॉसिबल। फिर बल्कि जबकि आपको मैंने कहा था कि आप इंडिया का जरूर पता करके आएगा, तो कोई पता करके आया क्या इंडिया का कितना कितना है? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। बताइए, तिवारी जी बताएं, हिमांशु जी बताइए, प्रांजल वर्षा बताइए जल्दी जल्दी, कुछ तो बोलो यार। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक नॉर्थ लैटिट्यूड, बिल्कुल सही। शमी अहमद, ये क्या है, 15 31 73 से 75? नहीं नहीं, ये नहीं। आपको लेटिट्यूडल एक्सटेंशन बताना है शमी जी, देखिए। ठीक है, तो इसमें आपको रेंज बतानी पड़ेगी ना कि सबसे ज्यादा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। अब जैसे कि आपने बताया, सुशांत जी ने बताया भी कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है ना, ये हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है। मैं आपको एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूँ, ये क्लियर होनी चाहिए ये सारी चीजें। यार ये पेंट, हाँ, ये है ना, ये, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर, बल्कि ये अंडमान में एक पॉइंट है यहाँ पर, इंदिरा पॉइंट कहलाता है, इंदिरा पॉइंट। ये इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, और इसी का जो लैटिट्यूड है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। और जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर हमारा ये ऐसा, ऊपर की बात करें तो ये हमारा कश्मीर, और कश्मीर में जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर, जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, ये कहलाता है, ये कितने लैटिट्यूड पे है, तो ये आपने भी बताया 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। ठीक है ना। और इस पॉइंट को पता है क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं इंदिरा कॉल। ठीक, इंदिरा कॉल। कॉल क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफी उसमें जान लेंगे थोड़ा सा, जब इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो ये जानेंगे कि कॉल किस फीचर को कहा जाता है। एक्चुअली ग्लेशियर्स का एक फीचर होता है, उसके बारे में बाद में जानकारी लेंगे, लेकिन इस पॉइंट का नाम जरूर आप याद रखिएगा। ये सारी बेसिक सी चीजें हैं जो कि आपको एट एनी टाइम पता होनी चाहिए। क्या होता है आजकल का जो ट्रेंड चलता है क्वेश्चंस का, तो एक पॉइंट आपने पढ़ाई करी है तो एक पॉइंट जो है बिल्कुल बेसिक सा वो दे देंगे, दूसरा पॉइंट उसमें कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट दे देंगे, और फिर पूछेंगे कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कठिन है, या कौन सा माफ करिए, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना, तब तक आप कैसे बता लोगे। और ये ऐसी चीजें कई बार जो है मिस हो जाती हैं, जब हम हाई लेवल पे स्टडीज करने लग जाते हैं मीन्स के लिए, या इस तरह से तैयारी करने लग जाते हैं, तो ये चीजें मिस हो जाती हैं। तो इसलिए इनको थोड़ा थोड़ा कभी जब कभी जानकारी मिले तो इसका हल्का सा नोट बना लिया या कहीं लिख लिया थोड़ा बहुत, जो कि बात के रेफरेंस के लिए काफी यूजफुल रहेगा। ऑलराइट। और ये आपने भी बता दिया, 68 7 से 97 25, बिल्कुल इंदिरा कॉल, बिल्कुल सही साक्षी पांडे, बिल्कुल ठीक है ना, ये क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि ये जो है कहाँ पर है, तो ऊपर साइड बना हुआ है, सब क्लियर हो गया। फिर इसकी क्लाइमेट कैसी है, तो क्लाइमेट जो है इसकी कॉन्टिनेंटल टाइप है। कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट का मतलब ये होता है कि जब गर्मियां आती है ना, गर्मी या समर्स होती हैं, तो समर्स में एक्सट्रीम हीट होती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। और जब सर्दियां होती हैं तो बहुत ज्यादा यहाँ पर सर्दी भी पड़ती है। और इसीलिए इस प्लेट्यू का ही पार्ट है क्या, एक शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, तो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं, एक मिनट वेट, इसको थोड़ा सा क्लीन करके और अच्छे से बता देता हूँ। चलिए आपको रंग बदल के दिखाता हूँ, है ना। हाँ, ये वाला जो एरिया है ना, ये है हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है। तो ये आप ये देख सकते हैं, जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है वो राजस्थान को भी टच करता है और यूपी को भी टच करता है, यहाँ पर पूरा ऐसा ऐसा है। और ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट जो है ना, यह मध्य प्रदेश का कोल्डेस्ट प्लेस जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। मध्य प्रदेश में जो कोल्डेस्ट प्लेस रिकॉर्ड किया गया है उसका नाम, एक मिनट, जो मध्य प्रदेश में कोल्डेस्ट प्लेस रिकॉर्ड किया गया है वो शिवपुरी में ही है। ठीक। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर जब वो होते थे हमारे सिंधियाज रूल करते थे, तो आपको मैं बताऊंगा कि जो सिंधियाज थे वो कौन थे, तो सिंधियाज थे हमारे मराठा सरदार हुआ करते थे। जब बालाजी
कौन से बालाजी बाजीराव प्रथम जो थे वो आए थे गद्दी पे, तो उन्होंने एक कन्फेडरेसी तैयार की थी, मराठा सरदारों की कन्फेडरेसी तैयार की थी। आपने इसके बारे में हिस्ट्री वाले पोर्शन में अपना पढ़ा होगा। तो जो कन्फेडरेसी तैयार की थी तो उसमें 5 मेन प्रोमिनेंट मराठा चीफ्स को चुना गया था, जिसमें होलकर थे इंदौर के, सिंधिया थे ग्वालियर के, भोसले थे, गायकवाड़ से, और पेशवा तो थे। ठीक है, तो जो सिंधिया थे उनका एरिया क्या था रूल करने वाला, उनका एरिया था ग्वालियर वाला एरिया। पहले हालांकि वो मालवा एरिया में थे और उनकी कैपिटल उन्होंने क्या बना रखी थी, ग्वालियर बना रखी थी। परंतु ग्वालियर का जो क्लाइमेट है वो किस प्रकार का है, तो ग्वालियर का क्लाइमेट जो है वो कॉन्टिनेंटल टाइप का है। ये किसका पार्ट बनाता है ग्वालियर एरिया, ग्वालियर एरिया सेंट्रल इंडिया के प्लेट्यू का पार्ट बनाता है। ठीक है, और यहाँ की जो क्लाइमेट थी वो किस प्रकार की थी, कॉन्टिनेंटल टाइप की क्लाइमेट थी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी। इसलिए ये विंटर कैपिटल जो था अपना, ये कहाँ रखते थे, ये शिवपुरी में बनाया करते थे। ठीक है ना, माफ करिएगा, समर कैपिटल जो था इन्होंने अपना शिवपुरी में बना रखा था। ठीक है ना, क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन है? फिड्यूशरीज क्या है हिमांशु जी, फिड्यूशरीज कन्फेडरेसी कहते हैं उसको, फिड्यूशरी उसको मत कहिए, फिड्यूशरी अलग चीज होती है। फिड्यूशरी मतलब होता है वेसल्स, कि वो उसके सबऑर्डिनेट थे, परंतु ऐसा नहीं था, एक कन्फेडरेसी थी। दे वर प्रोमिनेंट अमंग देमसेल्फ, ऑल्दो दे गेव द प्रोमिनेंस टू पेशवा, है ना, छत्रपति जो उनके हुआ करते थे सम्राट में, उनको दिया करते हुए प्रोमिनेंस, लेकिन फिर भी अपने आप में इंडिपेंडेंट हुआ करते थे और ये कन्फेडरेसी कहलाती थी, इनको फिड्यूशरीज आप नहीं कहिए। ठीक है ना, चलिए फिर उसके बाद अब बात, अभी तक समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ थोड़ा बहुत? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो ये क्या हुआ, हमारा कोल्डेस्ट प्लेस था, हमने थोड़ा सा क्लाइमेट के बारे में जानकारी ले ली। क्लाइमेट इसका कैसा था, कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट था। फिर इससे हमने देखा कि ये शिवपुरी जो है, शिवपुरी कहाँ पर है, इसमें हमने मैप में ऑलरेडी देख लिया कहाँ पर है, और ये जो है मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा ठंडा जगह जो है लोकेट किया गया है। अब देखिए इसका जो टोटल एरिया है मध्य प्रदेश के एरिया के, वो 10.68% है। यदि आप याद रख पाए तो इट्स वेरी गुड। हमने कल मालवा के बारे में पढ़ा था, मालवा जो था सबसे बड़ा प्लेट्यू था, सबसे बड़ा पार्ट था, फिजिकल डिवीजन था मध्य प्रदेश का, जो कि लगभग 28.62% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द मध्य प्रदेश को कवर करता है। मध्य प्रदेश का हमने कल लैंड एरिया भी टोटल पढ़ा था, जो कि कितना हुआ करता था, 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, ये डेमोग्राफी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 28% मालवा प्लेट्यू था, और ये जो हमारा सेंट्रल इंडिया का प्लेट्यू है ये लगभग 10.68% है। अब देखिए ये जो एरिया है हमारा सेंट्रल इंडिया का प्लेट्यू, आप बहुत स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि ये काफी अंदर है। मतलब अंदर कैसे है कि जैसे इंडिया का मैप है ना पूरा, ये इंडिया का मैप, यहाँ पर मध्य प्रदेश बीच में, उस मध्य प्रदेश में यहाँ पर बिल्कुल, तो समुद्र से काफी दूर है। ठीक है, तो जो जो जब रेनफॉल होती है, चाहे इस ब्रांच के कारण हो चाहे इस ब्रांच के कारण हो, मतलब चाहे अरेबियन सी ब्रांच के कारण हो चाहे बे ऑफ बंगाल ब्रांच के कारण हो, तो यहाँ पर पानी पहुंचते पहुंचते काफी दूर हो जाता है। ठीक है, जब दूर हो जाता है तो यहाँ पर नेचुरली क्या होगा, कम रेनफॉल होगी, कम रेनफॉल होगी, इसीलिए यहाँ की जो एवरेज रेनफॉल है वो लेस देन कितनी है, लेस देन 75 सेंटीमीटर से। ठीक, ये याद रखेंगे, यहाँ की रेनफॉल, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा जाता है, यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। और यहाँ पे जो भिंड है, भिंड आपको पता है, भिंड डिस्ट्रिक्ट है इस एरिया में, यहाँ पर ये जो एरिया है ये वाला, ये यहाँ पर भिंड है। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। ओके, तो ये जो एरिया है ये होता है, ये भिंड डिस्ट्रिक्ट है। तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है गोहद। ठीक, गोहद में एक किला भी है, और इस गोहद में जो है सबसे कम जो होती है रेनफॉल होती है, लेस देन 55 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल हैज बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम द गोहद रीजन ऑफ द भिंड। ऑलराइट, फिर उसके बाद यहाँ की जो मेजर रिवर्स हैं इनके बारे में जानना जरूरी है, इनको लिखना ही लिखना है। चंबल के बारे में कल हमने पढ़ा था, कहाँ से निकलती चंबल, कहाँ से कहाँ से निकलती चंबल, जल्दी से बताएंगे। जाना पाओ के वांचू पॉइंट से, एक्सीलेंट, जाना पाओ के वांचू पॉइंट से। जाना पाओ पहाड़ियों के बारे में भी पढ़ा था, उनकी ऊंचाई के बारे में भी जाना था थोड़ा सा। महू के जाना पाओ हिल्स के वांचू पॉइंट से निकलती है चंबल नदी, है ना। और इसके इस जाना पाओ हिल्स की ऊंचाई के बारे में कितनी थी, जल्दी बताएंगे, याद है किसी को? 3 हमने वहां पे चोटियां पढ़ी थी कल। जो हाईएस्ट पीक थी मालवा की उसका नाम क्या था, उसका नाम था सिगार पीक था, बिल्कुल 854 मीटर, एक्सीलेंट। जो सबसे ऊंची चोटी थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था सिगार। सिगार चोटी की ऊंचाई कितनी थी, 881 मीटर, एक्सीलेंट। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी जाना पाव, जाना पाव की ऊंचाई कितनी थी, 854 मीटर। एक काफी अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां पर मंदिर बना हुआ है ऊपर, और जब आप जाते हैं तो
तो बरसात के टाइम पे खासकर अभी जो मौसम चल रहा है इसमें यदि आप जाएंगे वहां पर तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बादल जो है आपके अगल बगल से निकल रहे हैं। तो इट इज अ वेरी फेमस एंड वेरी पॉपुलर ट्रैकिंग स्पॉट इन एन एरियाज अराउंड इंदौर, ठीक है ना। और उसके बाद जो थर्ड हमने हाईएस्ट पीक पड़ी थी इस एरिया की वो कौन सी थी, तो हमने उसका नाम क्या था, उसका नाम था छजारी, छजारी चोटी, जिसकी ऊंचाई 810 मीटर थी। ये थर्ड हाईएस्ट पीक थी। सबसे पहली हमारी हो गई कौन सी, सिगार, दूसरी कौन सी थी, दूसरी जानापाव, और तीसरी कौन सी थी, छजारी, ठीक है। इनके बारे में क्या हमने कल ही जान लिया था। फिर उसके बाद हमने देखी जो अगली नदी पड़ी थी वो कौन सी पड़ी थी, हमने पढ़ी थी काली सिंध। ये कहाँ से निकलती है, तो काली सिंध निकलती है हमारे बागली गांव से। बागली कहाँ पर है, बागली हमारे देवास में। फिर उस फिर उसके बाद हमने छिपरा के बारे में, छिपरा के बारे में शायद कल नहीं पढ़ा था। तो जो छिपरा है वो कहाँ से निकलती है, तो छिपरा निकलती है हमारी काकरी बर्डी नाम की जगह इंदौर के पास ही, काकरी बर्डी के पास, काकरी बर्डी एक जगह है कहाँ पर, इंदौर के पास, यहाँ से निकलती है छिपरा। और कूनो कुमारी कहाँ से निकलती है, तो जो शिवपुरी का प्लेट्यू है, शिवपुरी का प्लेट्यू मतलब जो एरिया है, ये आपने हमने शिवपुरी अभी देखा था थोड़ी देर पहले, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक प्लेट्यू है, इसका सब डिवीजन है, किसका, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू का एक सब पार्ट है। हालांकि इतना जानने की जरूरत नहीं है, बट ये नाम जानना जरूरी है कि कहाँ से निकलती है। तो कूनो और कुमारी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो शिवपुरी का प्लेट्यू है इस एरिया में, यहाँ से निकलती है, ठीक है ना। क्लियर है कि चंबल कहाँ से निकलती है, तो चंबल हमारी जनापा हो गई। काली सिंध कहाँ से हो गई, तो काली सिंध हो गई हमारी बागली गांव देवास से। छिपरा कहाँ से हो गई, काकरी बाड़ी से निकलती है। फिर उसके बाद कूनो कुमारी कहाँ से निकलती है, ये हमारी निकलती है शिवपुरी के पठार से। द प्लेट्यू ऑफ शिवपुरी इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ कूनो एंड कुमारी। इसीलिए आपने सुना होगा एक हमारे यहाँ पे श्योपुर नाम का जिला भी है ना, श्योपुर नाम का जिला। श्योपुर में एक टाइगर नेशनल टाइगर, एक तो नेशनल पार्क ही बन गया वो, इंदौर काकरीबाड़ी, ठीक है, बागली गांव देवास से सब बढ़िया बताया आप लोगों ने। हाँ, तो देखिए आपको पता है कि श्योपुर एक जिला है हमारे मध्य प्रदेश का जो कि मुरैना से काट के बना था। 1990 1998 में, थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं, ओके। तो देखिए 1998 में 1998 में मध्य प्रदेश में 4 नए जिले, बल्कि 10 जिलों को बांटा गया था। फिर वो कुछ उसमें से 6 जो है वो छत्तीसगढ़ में चले गए। तो जो 4 डिस्ट्रिक्ट थे जो मध्य प्रदेश में रह गए, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में, पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक साथ हुआ करते थे। तो एक आयोग बनाया गया था, एक कमीशन बनाया गया था, जिसका नाम क्या था, उसका नाम था सिंहदेव कमेटी। सिंहदेव कमेटी, और उसके पहले एक और थी वी आर दुबे कमेटी। तो इन दोनों कमिटीज की अनुशंसा में, इन दोनों कमिटीज के रिकमेंडेशन में मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था। तो रिकमेंड किया गया 1998 में कि 10 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाए। उन 10 में से जो 6 थे वो कहाँ चले गए, वो चले गए सीजी में, छत्तीसगढ़ में, सन 2000 के बाद जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश से काट करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था छत्तीसगढ़। उसमें से मध्य प्रदेश के 16 डिस्ट्रिक्ट गए थे, जिसमें से ये जो 6 नए डिस्ट्रिक्ट काटे गए थे वो भी चले गए, है ना। और मध्य प्रदेश में कितने रह गए, नए 4 डिस्ट्रिक्ट रह गए जो कि 1998 में बनाए गए थे। उन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में एक डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, उन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम था श्योपुर, ठीक है। जो श्योपुर था, ये श्योपुर किससे काट के बनाया गया था, ये मुरैना से काट के बनाया गया था। इस श्योपुर जगह में एक नेशनल पार्क है जो कि अभी 2018-19 में ही नोटिफाई किया गया, उसके पहले वो सेंचुरी माना जाता था, अब वो नेशनल पार्क है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है कूनो पालपुर, कूनो पालपुर, ठीक है ना। इस कूनो पालपुर में खास बात क्या है, तो कूनो पालपुर में खास बात यह है कि जो एशियाटिक लायन होता है, एशियाटिक लायन जो बब्बर शेर होता है ना, वो बड़े बड़े आयाल होते हैं जिसके, समझ गए। तो वो जो है मेन जिसे कहा जाता है इंग्लिश में मेन, या हिंदी में क्या कहें आयाल कहा जाता है, वो होता है। तो ये बब्बर शेर कहलाते हैं। तो ये बब्बर शेर जो है भैया, एशिया जो लायंस हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो अभी इंडिया में सिर्फ ये गिर नेशनल पार्क जो है, गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में, सिर्फ वहां पाए जाते हैं। तो इनको रिलोकेट करने के लिए ये जगह जो है चूज की गई है, जिसका नाम क्या है, कूनो पालपुर। ये आपका यूपीएससी का 2018 का प्री का एक क्वेश्चन, सीधे सीधे उन्होंने पूछा था कि विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस हैज बीन चोजन टू रिलोकेट क्या, एशियाटिक लायंस, ठीक है ना। तो ये कूनो पालपुर नेशनल पार्क है। और इसके अलावा देखिए जो एशियाटिक लायंस की बात हो रही, तो मैं आपको एक और रिलेवेंट फैक्ट बता देता हूँ, थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, आपके काम आएगी। तो एक, क्योंकि साइंस एंड टेक का पोर्शन आप देख रहे हैं जैसे जैसे कि हमारे एमपीपीएससी के पेपर 3 में भी काफी बढ़ गया है और काफी डीप में पूछने जाने लग गया है। तो और किसी भी एग्जाम में भी आप इन जनरल देखेंगे तो ट्रेंड जो हो रहा है वो थोड़ा सा साइंस को लेकर के ज्यादा वेटेज दिया जाने लग गया है। चाहे आप यूपीएससी का इस साल का पेपर उठा के देखिए, तो चाहे और कोई उसके पहले का जो एमपीपीएससी का मेंस हुआ था 2020 वाला अभी अप्रैल में, उसको देख लिया आप, है ना। तो मतलब साइंस का पोर्शन काफी अच्छा, स्टैंडर्ड काफी अच्छा हो गया।
तो हम एशियाटिक लाइन के बारे में बात कर रहे थे, तो एशियाटिक लाइन बीच में अचानक से बहुत सारे भारत देश में बीमार होने लगे और काफी सारे मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि एक उनके बीच में बीमारी फैल गई थी। कौन सी बीमारी फैल गई थी? तो एक वायरस कहलाता है, उसको कहते हैं हम सीडीवी। सीडीवी मतलब कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। ये जो वायरस है ये फैल गया था। क्या होता है कि कुत्तों को मार के जो है उन्हें खिलाया जाता है, शेरों को। वहां पर कई बार ऐसा होता है कि जो कैपिटिविटी में रहते हैं तो उनको कुत्ते मार मार के खिलाए जाते हैं। तो ये जो कुत्ते मार मार के खिलाए जाते हैं तो उनमें के वायरस पाया जाता है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। ठीक है, ये कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस एशियाटिक लाइन्स में फैलने लग गया था और ये काफी सारे बहुत संख्या में मर गए थे। और इसीलिए ये एक फिर से ह्यूज कंसर्न हो गया कि यदि एक जगह में ऐसा कोई फिर से बीमारी फैल जाती है तो ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे पूरी तरीके से। इसीलिए कूनो पालपुर में लाने के लिए और इसको वापस इनको रिलोकेट करने के लिए काफी तीव्र कर दिया गया है। हालांकि गिर नेशनल पार्क की जो अथॉरिटीज हैं वो चाह रही हैं कि ऐसा ना किया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि इससे कहीं ना कहीं गिर नेशनल पार्क का जो टूरिज्म है और जो वो है वहां का रख रखाव वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है ना? तो कूनो पालपुर के बारे में काफी जानकारी मिल गई इस कूनो शब्द से। और यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ पर कूनो नदी ही बहती है। कूनो नदी कहाँ से निकलती है? कूनो नदी कहाँ से निकलती है? जल्दी बताइए, कहाँ से निकलती है? जल्दी बताएंगे कहाँ से निकलती कूनो नदी? बताओ भाई। नहीं, ओरिजिन कहाँ से होता है? शिवपुरी, शिवपुर नहीं, शिवपुरी। शिवपुरी, शिवपुरी के पठार से, शिवपुरी के प्लेट्यू से, फ्रॉम द प्लेट्यू ऑफ शिवपुरी कूनो और कुमारी दोनों निकलती। ठीक है ना? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी हो जाती है बट फिर भी ठीक है, आपको इससे फायदा ही मिलेगा कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में, वो खास करके प्रीलिम्स और मेंस में। मेंस में भी यार देखिए, मैं आपको बताऊं, जो आपका 3 मार्कर वाला पोर्शन होता है ना, यदि आपका ये स्ट्रांग है तो इससे आपको बहुत ज्यादा लेवरेज मिल जाएगा। क्योंकि ये 45 नंबर का सीधे सीधे रहेगा, 15 क्वेश्चन रहेंगे। और इन 3 मार्क्स में यदि आपने लिखा है पूरा का पूरा, जानकारी है आपको, तो वो चाह के भी आपके ज्यादा नंबर नहीं काटेंगे। ठीक है? जबकि जब 5 मार्कर क्वेश्चन की बात होती है ना, तो मैंने खुद अपनी कॉपियां देखी कई बार, तो उसमें क्या होता है कि आप अच्छा सा लिख के आ गए, लेकिन यदि आपने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं लिखा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो आपको एवरेज मार्किंग ही मिलेगी। 2.5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। बहुत अच्छा लिख दिया तो 3.5 नंबर। ठीक है? अब यहाँ पर जो है 45 नंबर का जो रहता है ये 3 मार्कर वाला पोर्शन, इसमें क्या रहता है आपको फायदा? यदि आपको फैक्ट्स आते हैं, आपको चीजें याद है, आप अच्छे से कर सकते हैं सब, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। और अपन को करना क्या? ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है। 11 नंबर वाले में आप अच्छा सा लिख के आएंगे तो आपको मिलेंगे 8 नंबर, 7.5 नंबर, 9 नंबर बहुत हुआ तो। नहीं मिला, ये तो 11 नंबर वाला चलोगे। पहले मैं 15 का बता रहा हूँ, क्योंकि जब से 11 का हो तब से तो एक भी बार वही नहीं, रिजल्ट ही नहीं आया। तो इसमें 11 में कितने नंबर देंगे ये नहीं पता मुझे, परंतु जब मैं इसकी 15 नंबर की बात करता हूँ तो ऐसे ही नंबर देते थे। 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11 ऐसे नंबर देते थे। तो इसमें जब तक आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं लिखेंगे, आपको नंबर मतलब एवरेज ही मिलेंगे। आप जब कुछ अच्छा लिखेंगे, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब जैसे कि आपने यहाँ पे बैच ज्वाइन किया तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको कुछ ऐसा बताएं जिससे आपका वैल्यू एडिशन हो। ठीक है ना? आंसर में क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर फैक्ट्स, फैक्ट्स कौन से? रेलेवेंट फैक्ट, कुछ भी नहीं लिखना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछा अपन कुछ भी लिख के चले आए, ऐसा नहीं है। पर अपन को जानकारी होनी चाहिए ताकि कभी भी पेन न रुके वहां पर, और अच्छे से लिखें। जो भी लिखे हैं बिना सोचे मतलब बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े और अच्छा लिख के हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए ये सब एक्स्ट्रा थोड़ी सी आपको फैक्ट्स वगैरह बताए जा रहे हैं। तो आई होप यू डोंट माइंड। मतलब यदि आप लोग बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है इससे? एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह जो बता दी जाती है, यदि ऐसा हो तो फिर सिर्फ हम इसमें सब्जेक्ट टॉपिक पे ही सीमित रहा करें। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ की सॉइल की बात करते हैं। मैं हमने कल ही जाना था कि हमें 3-4 चीजें जहाँ लिखनी है, 5 नंबर है उसमें से एक टॉपिक है, एक जो पॉइंट रहेगा वो सॉइल रहेगा ही। तो कौन सी सॉइल बनती है? तो यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल बनती है। तो एल्यूवियल सेडिमेंट्स जो होते हैं, वो जो नदियां यहाँ पर बहती है ना, मेन हमने भी 3-4 नदियों के नाम पढ़े थे, ये चंबल वगैरह, ये सब यहाँ बहती हैं और यहाँ पर काफी सारे ये डिपॉजिट करती हैं। इसको हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है ना? ये बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। कौन सी? हमारी एलुवियल सॉइल। और ये डिपॉजिट करती है, डिपोजिशन होते हैं क्या, एलुवियम सेडिमेंट्स के डिपोजिशन होता है इस एरिया में। और यहाँ की सॉइल जो है बहुत फर्टाइल है। और इसकी जो एक सबसे बड़ी समस्या है, तो आपने वो पिक्चर देखी होगी, कौन सी पिक्चर? पान सिंह तोमर देखिए क्या? पान सिंह तोमर नाम की मूवी, यार नाम तो सुना ही होगा यार इनका, पान सिंह तोमर, है ना? तो ये जो पान सिंह तोमर थे, ये क्या थे? ये पहले इंडियन मिलिट्री में थे, फिर उसके बाद एक नेशनल लेवल पे एथलीट भी थे, फिर उसके बाद फाइनली अपने
लेटर स्टेज इन हिज लाइफ वो क्या बन गए थे, वो बागी बन गए थे। तो उस पिक्चर में आपने देखा होगा कि वो कहते थे कि बागी जो है कहाँ रहते हैं, बीहड़ में। तो ये जो बीहड़ शब्द है ना, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। ठीक, बीहड़ सुना है ना, नाम तो सुना ही होगा यार, बीहड़ बीहड़ कितनी बार की, चंबल के बीहड़ बहुत फेमस है, चंबल के बीहड़ बहुत फेमस है, सबने सुना होता है, आपने भी सुना होगा, आई नो, आई एम श्योर। तो ये बीहड़ क्या होता है? तो ये जो बीहड़ है, ये बड़े बड़े खड्ड होते हैं। क्या होती है कि जो नदी है ना, चंबल नदी, इसका जो फ्लो हो जाता है बहुत ज्यादा विगरस हो जाता है, खास करके रेनी सीजन में। जब विगरस हो जाता है तो अगल बगल की जो लैंड है वो इसको डिस्ट्रॉय करते हुए अपना ट्रैक बदलती है, अगल बगल के लैंड में बहुत ज्यादा जो है इरोजन करती है। जब बहुत ज्यादा इरोजन करती है तो कहीं पे ऊंची जमीन, कहीं पे नीचे से गड्ढा, फिर कहीं ऊंची जमीन, फिर नीचे गड्ढा बहुत ज्यादा। तो ये जो है, जो गड्ढा हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? इरोजन के कारण हो रहा है। इरोजन के मतलब जो क्षरण हो जाता है। बेसिकली जो नदियां हैं वो आती हैं, अच्छी रेंज इनका फ्लो रहता है, जब उसमें पानी ज्यादा रहता है, खास करके रेनफॉल रेनी सीजन के टाइम में, तो ये क्या करती है, ये जो नॉर्मल अपनी जो जमीन रहती है उसका सॉइल को जो है इरोड करती है, अपने साथ बहा के ले जाती है। जब अपने साथ बहा के ले जाती है तो कहीं पे ऊंचा ऊंचा हो जाएगा, कहीं पे गड्ढा गड्ढा हो जाएगा। तो ये जो लैंड फॉर्म है ना, इसको क्या कहते हैं, हिंदी में खड्ड कहते हैं, और इंग्लिश में, और इनको जो है रेवाइंस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना। तो ये बीहड़ या खड्ड का निर्माण करती है कौन सी? चंबल नदी। और ये एक बहुत ज्यादा बड़ी मेजर प्रॉब्लम है सॉइल इरोजन की, और इस सॉइल इरोजन को क्रॉलिंग डेथ भी कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे ये शब्द, आपका डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट इज क्रॉलिंग डेथ। अब क्रॉलिंग डेथ में यदि आपको नहीं पता है तो आप कितना भी अंदाजा मारोगे तो आप ये सोच लो कोई हो सकता है डेथ पेनाल्टी की तरीका हो, या आप छोड़ देंगे। तो यदि इस तरह का टर्म आपको पता है तो आपको पता है, आप अच्छे से लिख पाएंगे कि द सॉइल इरोजन इज ऑल्सो नोन एज द crawling death, and it is caused mainly in the northwest and northern portion of the Madhya Pradesh on account of Chambal River. And which type of erosion? Gully erosion. All right, am I clear? I hope I am clear. वीडियो शो नहीं हो रहा, रेणु वर्मा, बाकी सबको हो रहा है ना वीडियो शो? रेणु वर्मा जी आप एक काम करिए, रिफ्रेश करिएगा स्क्रीन को, या रिज्वाइन कर लीजिए। सर एक बार और बोल दीजिए, क्या बोल दें, क्या बोल रहे हैं शुभम जी? क्रॉलिंग डेथ, इसके बारे में बताना है? सॉइल इरोजन सर अभी हो रहा है, रीज्वाइन किया, ठीक है। चलिए क्रॉलिंग डेथ के बारे में बताते हैं एक बार फिर से। अब देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो हमारे, मैंने अभी आपसे ये डिस्कस किया कि बीहड़ क्या होता है। ठीक है, बीहड़ मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे लैंड फॉर्म्स होते हैं। अरे पेन टाइम में कोई दिक्कत है? हाँ, तो देखिए क्या होता है कि जो चंबल नदी है, चंबल नदी रेनी सीजन के टाइम में इसका जो फ्लो हो जाता है काफी विग्रस हो जाता है। तो जो अगल बगल की जो प्लेन सॉइल होती है ना, ये इसमें गड्ढों का निर्माण करती है। क्या करती है कि ये ऐसे 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 लैंडफॉर्म बना देती है। कहीं पे बहुत ऊंचा है, कहीं पे अचानक से बहुत गड्ढा आ जाएगा, फिर कहीं ऊंचा आ जाएगा, फिर कहीं गड्ढा आ जाएगा। ये गड्ढे क्यों बनते हैं? पहले प्लेन सॉइल रही होगी, लेकिन जब नदी आई और उसके विग्रस फ्लो के कारण ये जो सेडिमेंट्स है ना, ये इनको इरोड करके आगे ले गए। तो यहाँ पर क्या बन गया? खड्डा बन गया। इनको बीहड़ कहा जाता है। ठीक है, इस बीहड़ में ही जो थे हमारा, ये बहुत ज्यादा कुख्यात रहा है एक समय में, ये एरिया चंबल वाला एरिया। यहाँ पर कौन रहा करते थे? यहाँ पर काफी दस्यु लोग रहा करते थे, डकैत रहा करते थे यहाँ पर, जिन्हें बागी कहा जाता है ना, वही पान सिंह तोमर जो बाद में बन गए थे अपने जीवन में। तो ये हो जाता है सॉइल इरोजन। ये सॉइल इरोजन किस प्रकार के उसके कारण होता है? तो नदी, हमारी जो चंबल नदी है उसके कारण होता है। और इस टाइप के इरोजन को क्या कहा जाता है? इस टाइप के इरोजन को कहा जाता है गली इरोजन। ठीक है ना, गली इरोजन होता है इसमें मेनली। और गली इरोजन के कारण जो ये प्लेन्स होते हैं इसमें बड़े बड़े खड्ड बन जाते हैं या रेवाइंस बन जाते हैं, जिन्हें हम बीहड़ कहते हैं पूरा। और इसी को जो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में काफी प्रेवलेंट है, इसको क्या कहा जाता है? इस फिनोमिनन को, इस फिनोमिनन को ही क्रॉलिंग डेथ कहते हैं। ठीक है ना। तो आपका हो सकता है 3 मार्कर में कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज क्रॉलिंग डेथ, या सिर्फ लिख दे क्रॉलिंग डेथ। आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि सॉइल इरोजन इज आल्सो नोन एज, फिर उसके बाद 4 ऑप्शन, उसमें एक ऑप्शन आपका दे दे शायद क्रॉलिंग डेथ। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्रॉलिंग डेथ मतलब क्लियर है हिमांशु जी? आई होप। बैंडेड क्वीन, बैंडेड क्वीन, बिल्कुल। आप क्लियर हो गया? शुभम जी? हाँ,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने पढ़ा था कि रेनफॉल और टेम्परेचर हमको पता नहीं, तो समर्स का टेम्परेचर हमने जो यहाँ की क्लाइमेट थी उसके बारे में जानकारी ली। तो क्लाइमेट कैसा रहता है यहाँ का, कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट रहता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है, गर्मियों में 40 से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है और सर्दियों में 15 से 18 डिग्री औसत रहता है। रात रात में तो बहुत कम हो जाता है। सिंस माई कॉलेज आई हैव डन माई कॉलेज फ्रॉम ग्वालियर इटसेल्फ, तो मैं जानता हूँ वहां पे रात में सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है, 3-3, 4-4 डिग्री तक चले जाता है टेम्परेचर। ठीक है ना। तो सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। रेनफॉल इज वेरी स्केंटी, अबाउट 75 सेंटीमीटर, बल्कि लेस देन 75 सेंटीमीटर। और इसीलिए यहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं, अभी आपको ये शायद फॉरेस्ट कैटेगरीज के बारे में शायद नहीं बताया गया होगा ज्योग्राफी में, लेकिन जब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी तो उसमें पूरी तरह से क्या होते हैं फॉरेस्ट, उनके बारे में जान लेंगे। हालांकि यदि आपको नाम जानना जरूरी है, क्योंकि जब आपका आंसर लिखने को आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए, आप अपने नोट्स में इसको इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर ट्रॉपिकल थॉर्ने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, मतलब कटीले वन होते हैं। आपको कभी सौभाग्य मिले उस क्षेत्र में जाने का, तो आप देखेंगे तो वहां पर आपका बेर, तेंदू, बमूर, करौंदा, अकाशिया, शीशम, ये सब के पेड़ जो है बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है ना। क्यों मिलते हैं ये सब के, क्योंकि यहाँ की टेम्परेचर ही ऐसा है, जलवायु ऐसी है कि टेम्परेचर इतना ज्यादा रहता है कि प्लांट अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना ज्यादा पानी को लूज करना। रेनफॉल कम है, टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए जो है यहाँ के वन जो होते हैं थोड़ी कटीले होते हैं। हमने अक्सर देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा कि जो रेगिस्तान वगैरह होते हैं तो वहां पर क्या मिलता है, वहां पर कैक्टस, है ना, कैक्टस वगैरह मिलते हैं। तो कैक्टस वगैरह में क्या रहता है, बड़े बड़े ऐसे ऐसे पेड़, बड़ी बड़ी पत्तियां रहती है जिनकी मोटी मोटी वो रहती है परत ऊपर की, और इसमें क्या रहते हैं, बहुत सारे कांटे रहते हैं। तो कटीले वन जो होते हैं, थॉर्नी फॉरेस्ट, ये किसका फीचर होते हैं, उन एरियाज का फीचर होते हैं जहां पर रेनफॉल स्कैंटी होती है और समर टेम्परेचर काफी ज्यादा जाता है। ठीक है ना। तो इसीलिए ग्वालियर में भी ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट मिलते हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ के जो क्रॉप्स है मेनली, उसमें कौन कौन से आते हैं, तो उसमें मस्टर्ड, व्हीट, ज्वार, कॉटन, शुगर केन, मेज, ये सब होता है यहाँ पर। और इसमें जो सरसों यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर सरसों की इंडस्ट्री जो है सबसे ज्यादा बड़ी है, और इसीलिए इस क्षेत्र को सरसों की हांडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सरसों की हांडी। इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, क्या क्या कह रहे हैं हिमांशु जी, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन। चलिए एनीवेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल इंडिया का प्लेट्यू, क्लियर है। अब यहाँ पर मिनरल्स ज्यादा नहीं मिलते, सेरेमिक, लाइमस्टोन, टिम्बर, ये सब यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पे एक जो मेन एरिया, जैसे हमने कल पढ़ा था, इंदौर के पास एक जगह है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पीथमपुर, जिसे क्या कहते हैं, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। है वो किस डिस्ट्रिक्ट में, वो है धार डिस्ट्रिक्ट में। क्या पीथमपुर है डिस्ट्रिक्ट धार में, लेकिन वो किसके पास में, ज्यादा इंदौर के बिल्कुल पास में, इंदौर हेडक्वार्टर के। आप पता ही होगा आप लोग को जो इंदौर के होंगे या कभी इंदौर गए होंगे, या नाम वाम भी सुना होगा, गए होंगे कभी, जॉब आप किया होगा तो पता होगा बिल्कुल, है ना। तो बिल्कुल पास में। इसी तरह ग्वालियर के पास एक जगह है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मालनपुर। ये आता तो डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये आता डिस्ट्रिक्ट है भिंड, लेकिन ये पास में किसके है, ग्वालियर के। और देखिए ये फीचर क्यों होता है अक्सर, तो जो बड़े बड़े वो होते हैं, सिटीज होते हैं, तो वहां पर कुछ जैसे मान लीजिए मेन है ग्वालियर, ठीक, ग्वालियर के पास यहाँ पर भिंड है, आपने इस बाउंड्री पे यहाँ पर कोई इंडस्ट्री कर ली, तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स रहते हैं कंपेरेटिवली छोटे रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की हमारी स्कीम है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हमको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना इंडस्ट्रीज का, हम चाहते हैं कि हर एरिया का ग्रोथ हो। तो जो ये छोटे डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह होते हैं ना आसपास के, तो वहां पर कंपेरेटिवली कुछ रिलैक्सेशन मिल जाते हैं, कुछ सब्सिडीज मिल जाती हैं। इसके कारण अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो मेन बड़े टाउन्स होते हैं, बड़ी सिटीज होती हैं, मेगा सिटीज होती हैं, उनके आसपास के जो फ्रिंजिंग एरियाज होते हैं, यहाँ पर काफी सारे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मालनपुर भिंड, है ना, और हमारा इंदौर के पास पीथमपुर, साथ ही साथ भोपाल के पास हम देखेंगे तो मंडीदीप, जो कि डिस्ट्रिक्ट रायसेन लग जाता है। इस तरह ये बहुत ज्यादा कॉमन फीचर होता है ऑल अक्रॉस द इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री लगे, हर जगह ग्रोथ हो। तो क्या करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट या जो बिजनेसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उन एरियाज को चूज करते हैं जो कि है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन मेनली फ्रिंजिंग एरियाज में होते हैं, इसलिए ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए मालनपुर एक एरिया है भिंड का, यहाँ पर इसमें पर ये ग्वालियर के पास ही है, और यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका पोटैटो चिप्स बनाने की भी इंडस्ट्री है, साथ ही साथ यहाँ पर आपका यमुना ऑटोमोबाइल ऑटो सेक्टर की भी इंडस्ट्री है, साथ ही साथ सूर्य इलेक्ट्रिकल्स और बहुत सारी कंपनीज है यहाँ पर, इसमें मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया में। यहाँ पे फिर ग्वालियर में हमने अभी पढ़ा था कि जो एक मेजर क्रॉप है यहाँ का, वो कॉटन भी है, ये देखिए।
तो यहाँ की भी कॉटन इंडस्ट्री काफी फेमस है, हालांकि मालवा से कम ही है ऑब्वियसली, बट कॉटन यहाँ पे भी होता है, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी इंडस्ट्री है। साथ ही साथ यहाँ पर फाइबर इंडस्ट्री है अच्छी खासी। क्यों है अच्छी खासी फाइबर इंडस्ट्री? क्योंकि यहाँ पर बनता है आर्टिफिशियल सिल्क। आपने एक ब्रांड का नाम सुना होगा, ग्रासिम नाम का, सुना है ना? ग्रासिम, वो यहीं पे है। कहाँ पे? ग्वालियर में। फिर उसके बाद देखिए जो डबरा क्षेत्र है, हमारी एक पहले मिनिस्टर हुआ करती थी जब प्रीवियस गवर्नमेंट थी हमारी, तो नथिंग सर, अच्छा, जो एक हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट थी, माफ करिए क्या बोलो, हाँ, जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट थी कौन सी थी, तो उसमें थे हमारे चीफ मिनिस्टर श्री कमलनाथ जी। तो उनके कैबिनेट में एक मिनिस्टर थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था श्री इमरती देवी, है ना? महिला एवं बाल विकास मंत्री थी इमरती देवी जी। तो इमरती देवी जी इसी क्षेत्र की थी, हाँ जी, डबरा की। ठीक है। फिर उसके बाद कैलारस कहाँ है? कैलारस मुरैना में है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर भी एक शुगर फैक्ट्री है कैलारस में, मुरैना में। और फिर उसके बाद खैर, खैर से कत्था बनाने की जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पर है? वो मुरैना में है, बामौर में। शिवपुरी, शिवपुरी एरिया कहाँ पर है? शिवपुरी, आप जानते हैं शिवपुरी कहाँ पर है? यहाँ का फर्नीचर इंडस्ट्री बहुत फेमस है। और दिया सलाई, हिमाचल चलाते हैं ना, उसकी जो मैच मेकिंग फैक्ट्री है, ये कहाँ पर है? ग्वालियर में। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ देखिए, जो बामौर एक एरिया है कहाँ पे? मुरैना में। अब हम सेंट्रल इंडिया प्लेटो के बारे में बात करें तो उसकी जो मेजर इंडस्ट्रीज है उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्यों बात कर लेते हैं सिर्फ इंडस्ट्रीज के बारे में इतना ज्यादा? क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक आपका सेपरेट टॉपिक है। किसमें टॉपिक है सेपरेट? आपके मेंस के सिलेबस में। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो जिस क्षेत्र में इंडस्ट्रीज है उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रहेगी। लिखने के लिए जो आएगा वो आपको सामने पीडीएफ में दिया जा रहा है, बट हमको यदि जानकारी रहेगी तो हम लिखने की पोजीशन में तो रहेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि हम लिख ही नहीं सकते, है ना? तो इसीलिए आपको ये बताया जा रहा है। फिर उसके बाद देखिए, जो बामौर एक करके जगह है, बामौर कहाँ पर है? तो बामौर मुरैना में। मुरैना मतलब भाई शिवपुरी, अपना जो ऊपर वाला एरिया है ना, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया का प्लेटी, उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट एक्सट्रीम नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है मुरैना, कल हमने जाना था। वहां पर एक जगह है बामौर, वो भी ग्वालियर से लगा हुआ है। वहां पर भारत की पहली, बल्कि भारत की नहीं, माफ करिएगा, मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री 1922-23 में चालू की गई थी। कहां पर? बामौर, मुरैना में। फिर देखिए, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इसके बारे में भी जान लीजिए। तो यहाँ पर जो एरिया है हमारा सेंट्रल इंडिया का प्लेटो, एक बार फिर से मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ उसे। ये वाला पार्ट कहाँ गया यार? हाँ, ये वाला। तो ये जो प्लेटो है, यहाँ पर हमने जान लिया कि मुरैना कहाँ पर है। कहाँ पर है मुरैना? मुरैना ये है। और यहाँ पर है श्योपुर, इसको काट करके बनाया गया था श्योपुर। तो श्योपुर में एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजी, बहुत ज्यादा अति पिछड़ी जनजाति, पीवीटीजी कहलाते हैं ये, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इसमें जो है भारत में लगभग, आई डोंट रिमेम्बर द फिगर एक्चुअली, बट अबाउट 74 अप्रोक्स, या 47, आई एम नॉट वेरी श्योर, मैं आपको कल इसको क्लियर करूंगा। तो ये इतने सारे पीवीटीजीज हैं, जिसमें से 3 जो है हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। एक तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं श्योपुर में। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम सहरिया नाम से जानते हैं। जो सहरिया ट्राइब्स हैं, एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में गिना जाता है सहरियास को, और ये श्योपुर में मिलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर छिंदवाड़ा है हमारा। छिंदवाड़ा में एक जगह है पातालकोट। पातालकोट में एक और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप मिलता है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है भरिया। भरिया जनजाति भी जो है हमारी एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। और फिर उसके बाद ये वाला जो एरिया है, इसको कहते हैं हम बैगाचक एरिया, डिंडोरी और मंडला, ये सब आता है यहाँ पर। और इसमें एक और पीवीटीजी है जिसको हम कहते हैं बैगा। ठीक है ना? तो मध्य प्रदेश में 3 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में गिने जाते हैं, जिसमें से एक सहरिया हो गया, दूसरा हमारा भारिया हो गया, और तीसरे हमारे बैगाज हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके बारे में प्राय क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इनके बारे में आपको जानना ही चाहिए। और देखिए, ये देखिए सेव फुल लिख रखा है, इसको शो पर करिए। चलिए, सहरिया ट्राइबल म्यूजियम जो है कहाँ पर है? श्योपुर में है। पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था ट्राइबल म्यूजियम से रिलेटेड, इसलिए सारे जो भी हैं हम जान लेते हैं, क्या दिक्कत है। याद रहा तो वहां पर बिल्कुल बन जाएगा, और एक बार पढ़ा है तो ऑब्वियसली याद रहेगा। आप ये विश्वास करके चलिएगा अपनी इस एग्जाम की तैयारी में, ये विश्वास जरूर बना के चलिएगा कि एक बार पढ़ा है तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं है, और जब वो एग्जाम में सामने आएगा तो आप उसको जो है लिख देंगे। फिर उसके बाद चलिए, यहाँ पे कुछ और अन्य फैक्ट्स हैं, इनके बारे में हमने सबने जानकारी ऑलरेडी ले ली है। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। भारिया की लोकेशन, भारिया, एक मिनट में आपको बताता हूँ भारिया की लोकेशन।
ये आपका एरिया दिख रहा है, ये है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, उसका नाम है पातालकोट। ठीक, जो नारदेव तहसील लगती है और तामिया नाम की पहाड़ी है, वहां पर एक जगह है, उसका नाम है पातालकोट। उस पातालकोट में रहते हैं। पातालकोट में कुछ नहीं, एक 80 किलोमीटर का लंबा एक ऐसा खाई टाइप है, ऐसा गहराई इतनी नहीं, 80 किलोमीटर मतलब ऐसी लंबी लंबी है। आप समझ थोड़ा इमेजिन करिएगा, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है ना। तो ये लगभग 80 किलोमीटर का स्ट्रेच है और थोड़ा सा जमीन के नीचे, थोड़ा ऐसा गहराई में। तो यहाँ पर कुछ गांव बने हुए हैं और इन गांवों में जो जनजाति रहती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है भारिया। ठीक है ना, ये भी एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया साक्षी? बैगा ट्राइबल्स, उनके बारे में बताते हैं। चलिए, चलिए मेघना जी, तो देखिए अब ये जो है, ये एरिया जो कहलाता है मंडला डिंडोरी वाला जो एरिया है, ये एरिया जो है वो कहलाता है बैगाचक। बैगाचक, ठीक है, बैगाचक क्षेत्र हिंदी में कहते हैं इसको। तो बैगाचक में मंडला और डिंडोरी दोनों डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं। इन डिस्ट्रिक्ट्स में मेनली जो है हमारी कौन सी ट्राइब पाई जाती है, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी, थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी कौन सी ट्राइब पाई जाती है, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी पाई जाती है बैगा ट्राइब। बैगा ट्राइब भी एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। तो तीन हमको मिल गए, सहरिया, भारिया एंड बैगास। ये तीनों अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में गिने जाते हैं। ठीक है ना, इन तीनों के बारे में क्लियर? मेघना जी क्लियर? चलिए, ठीक है, अगले फिजिकल डिवीजन में पढ़ते हैं हम, किसमें? बुंदेलखंड का प्लेट्यू। तो अभी हमने पढ़ा था, जब मालवा पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि बुंदेलखंड का प्लेट्यू कहाँ पर है, तो वो मालवा के किसमें है, नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में है। मालवा प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में, मतलब इसके साउथ ईस्ट में क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट में क्या हो जाएगा, मालवा। तो बुंदेलखंड के साउथ वेस्ट में क्या है, मालवा है। साउथ में क्या है, रीवा पन्ना का प्लेट्यू है। इधर क्या है, ऊपर साइड उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पर वेस्ट में क्या है, तो अपना ये सेंट्रल इंडिया का प्लेट्यू है। ठीक है, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्लियर है। आप इस मैप को 2-3 बार देखेंगे तो आप वैसे ही बता देंगे, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बस लिखना ही है। पता होगा तो आप लिख ही लेंगे, है ना। तो बाकी पीडीएफ मिली, आप एक बार रीडिंग कर लेंगे तो वैसे दिख जाएगा। और अब लोकेशन की बात करें तो आपको बिल्कुल क्लियर है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको आगे दे दिया जाएगा। यदि आप याद कर पाए तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, परेशान मत होना बिल्कुल भी आप लोग। ठीक, तो ये है हमारा बुंदेलखंड का प्लेट्यू, ये वाला एरिया। ठीक, इसमें यहाँ पर इसके साउथ वेस्ट में मालवा का पठार है, साउथ में रीवा पन्ना है, इसके बगल में वेस्ट में हमारा सेंट्रल इंडिया का प्लेट्यू है, और नॉर्थ में क्या है, उत्तर प्रदेश के यमुना प्लेन्स कहलाते हैं। तो यमुना के प्लेन है, सीधे सीधे उत्तर प्रदेश है तो पूरा ही प्लेन है। तो यहाँ पर ऊपर गंगा, फिर यमुना, इधर ही सब बहती है, तो ये यमुना गंगा प्लेन्स कहलाते हैं ऊपर के, है ना। तो ये एरिया हो गया। ठीक, इसका क्या हो गया, ये क्या हो गया इसका, ये इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गई, है ना। यार बोलते नहीं है तुम लोग। ठीक है, थैंक यू शमी, बोला आपने। चलिए, फिर उसके बाद, हाँ, बुंदेलखंड का प्लेट्यू, अलुवियल प्लेन्स ऑफ यमुना इन द नॉर्थ, विंध्याचल इन द साउथ, बघेलखंड इन द ईस्ट, सेंट्रल इंडियन प्लेट इन द वेस्ट। आपने पढ़ लिया, ये ऑलरेडी आप देख के बता सकते हैं, आपको बार बार अब इसकी जरूरत नहीं है कि आप जो लिखा है उसको पढ़ें या उसको मेमोराइज करें। आपके यदि दिमाग में मैप है तो आप वैसे ही बता सकते हैं। इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, आपको ये लिखा हुआ है, याद कर पाए तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जरा भी नहीं परेशान होना है। यदि नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, किसी को नहीं याद रहता, क्योंकि आप सोचिए कि 7 फिजिकल डिवीजन है ना। 7 फिजिकल डिवीजन में सबकी दो दो रेंजेस रहेंगी, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, तो 7 चौके 28 आंकड़े, वो भी इस प्रकार के, याद रखना इट इज वेरी डिफिकल्ट। इफ यू कैन, वेल एंड गुड, इफ यू कांट, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट स्वेट इट। बट ये जानकारी एक बार पढ़ी रहेंगे तो थोड़ा सा अंदाजा मिलता रहेगा, हल्का हल्का, है ना। चलिए, फिर उसके बाद देखिए ये बने किससे हैं, तो ये लिखा है यहाँ पर, देखिए कि ग्रेनाइट और नीस रॉक से बने। ये थोड़ा सा अलग लग रहा है ये शब्द, यहाँ पर एक क्या बता दिया अचानक से, ये ग्रेनाइट और नीस रॉक्स क्या होती हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। कल हम बात कर रहे थे, तो हमने बात करी थी कि इसकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की हमने बात की थी, याद है किसी को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? सर मैपिंग में प्रॉब्लम होती है, अभी हल्का समझ आ रहा है, मतलब अ, मतलब आपको दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या सुशांत जी? आ रहा है समझ में, अच्छा। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना।
ठीक है। अभी मैपिंग क्लियर अच्छे से नहीं हो पाती। सुशांत जी, आप अपनी समस्या अच्छे से एक बार लिख के बताएं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि मैप में कैसा पढ़ाया जा रहा है, या मैप नहीं दिख पा रहा है, या मतलब प्लीज बताएं। बताएंगे सुशांत जी? समझ आ रहा है ना? अरे कहाँ परेशान हो यार? अभी धीरे धीरे नहीं आ रहा, फिर आने लग जाएगा। आपको बताएंगे ना, आपको दिक्कत आ रही है, यदि नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लीज बताइए कि सर ये वाला टॉपिक दोबारा पढ़ाओ, तिबारा पढ़ाओ, तो मैं 3 बार पढ़ाऊंगा, 4 बार पढ़ाऊंगा, जब तक आप कहेंगे तब तक पढ़ाऊंगा, वही वही बात। ठीक है, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। दिस इज अवर मोटिव इन एग्जाम ओरिजिनल्स, दैट वी टीच यू फ्रॉम द बेसिक। आपको जो पता हो, इतना सॉलिड, रॉक सॉलिड पता हो कि वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं रह जाना चाहिए। ठीक है। तो एनीवेज वी वर टॉकिंग अबाउट क्या, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कल हमने पढ़ी थी। तो ये किसने दी थी? ये एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, जो कि ये क्या थे, जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला कि आपको सब पता है, क्या बोला कि कॉन्टिनेंट था एक बड़ा सा, वो टूट गया, हिस्सों में बट गया। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉन्टिनेंट्स ऐसा ऐसा, ये भी ऐसा ले लो, ये अफ्रीका ले लो, ये अपना इंडिया ले लो, यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया ले लो, है ना? तो ये जो कॉन्टिनेंट है, ऊपर वाला एरिया, ये वाला एरिया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसे कहते हैं, ये ग्रेनाइट से बने होते हैं, ग्रेनेटिक रॉक्स से बने होते हैं। और जो ये बाकी नीचे वाला एरिया है, एक मिनट, ये जो नीचे वाला एरिया है जो कि ओशियानिक क्रस्ट है, ये हरा हरा जो हम देख रहे हैं, ये पूरा, तो पूरा पूरा ये जो होता है, ये ओशियानिक क्रस्ट है। ये किससे बना होता है? ये बेसाल्टिक रॉक्स से बना होता है। ठीक है। हमारा ये वाला पोर्शन ग्रेनाइटिक रॉक से बना होता है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइटिक रॉक से। और जो ओशियानिक पोर्शन है वो किससे बना रहता है? ओशियानिक क्रस्ट जो है वो क्या किससे बना रहता है? बेसाल्टिक रॉक से। अब जो हमारा ये ग्रेनाइट वाला पोर्शन है, मतलब जो कॉन्टिनेंट वाला पोर्शन है, ये ग्रेनाइट रॉक से बना है। साथ जब बहुत समय हो जाता है तो इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इनमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं? मैं एक बार लिख के बताता हूं आपको, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। मेटामॉर्फोसिस के कारण जो है इनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, और यही ग्रेनाइट जो है वो नीस और शिस्ट रॉक्स में बदल जाता है। ठीक है। तो ये जो है हमारा बुंदेलखंड का प्लेट्यू ग्रेनाइट और नीस रॉक्स से बना हुआ है। ओरिजिनल जो हमारा लैंड फॉर्म था, वो जो ओरिजिनल क्रस्ट हुआ करता था कॉन्टिनेंट का, वो ग्रेनेटिक रॉक्स से बना था। वो उनका मेटामॉर्फोसिस हुआ तो वो नीश और शिस्ट रॉक्स में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, ये इससे बना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग को ये क्लियर है ना? अच्छे से सीडीटी क्लियर है, ग्रेनेटिक रॉक्स समझ में आ गई होंगी, बेसाल्टिक रॉक्स क्या होती हैं क्लियर हो गई, है ना? है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है। ग्रेनेटिक रॉक्स और नीच रॉक्स से बना हुआ है, ये हमको जानना था। फिर उसके बाद देखिए, जो यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सिद्ध बाबा चोटी। कहाँ पर है? सागर वाले एरिया में है। ठीक है, इसको सिद्ध बाबा चोटी कहते हैं। इसकी हाइट कितनी है? 1172 मीटर है। फैक्ट है, याद करना है, आएगा लिखना है, बिल्कुल निसंदेह लिखना ही लिखना है। हाईएस्ट पीक, एक लाइन बिल्कुल ही आप लिखेंगे, रेलेवेंट फैक्ट है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। एंड इट कवर्स अबाउट 7.70% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द मध्य प्रदेश, एज इज वेरी विजिबल फ्रॉम दिस मैप। आप फिर से इस मैप को देखेंगे तो आप ये देखिए, ये मध्य भारत का पठार लगभग हमने कितना पढ़ा था? ये 10% एरिया को कवर कर रहा था ना, ये वाला। जो मालवा का पठार था, ये सबसे बड़ा फिजिकल डिवीजन था, कितना कवर कर रहा था? जल्दी से आंसर देंगे, जल्दी 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 टाइप करेंगे, जल्दी से बताएंगे। मालवा का प्लेट्यू 28.62। क्या मेघना, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? 28.62 शमी? हाँ, 28.62। ठीक ठीक है, सबको याद है। तो 28.62, और ये जो है ओनली सिर्फ 7.7% को कवर करता है। ठीक है, ज्यादा कवर नहीं करता, बिल्कुल बिल्कुल छोटा है, दिख रहा है आपको, स्पष्ट दिख रहा है। ठीक। तो यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है, सिद्ध बाबा पीक है। कॉन्टिनेंटल किस प्रकार का है? तो यहाँ का कॉन्टिनेंट, यहाँ का क्लाइमेट भी किस प्रकार का है? तो एक कॉन्टिनेंटल टाइप का है। कॉन्टिनेंटल टाइप का मतलब गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, सर्दियों में काफी ज्यादा ठंडी पड़ती है।
ठीक है ना। कभी कोई आप में से सागर वगैरह के होंगे तो आपको पता होगा कि वहां पर सर्दियों में कितनी ज्यादा सर्दी पड़ जाती है और गर्मियों में कितना ज्यादा गर्म हो जाता है। कोई भी होगा बुंदेलखंड से तो उनको जरूर पता होगा। फिर उसके बाद रेनफॉल, यहाँ पर तो रेनफॉल जो होती है सेंट्रल इंडिया के प्लेट्यू के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा होती है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं होती यहाँ भी। तो 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच जो है यहाँ पर रेनफॉल होती है। और एक और बात आप जान लीजिए यहाँ पर कि जो बुंदेलखंड वाला एरिया है ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी लगता है। यहाँ पर 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा कौन सा ललितपुर है, ये यहाँ पर झांसी है, यहाँ पर ललितपुर वगैरह है, यहाँ पर अतर्रा है, बांदा है, महोबा है, यहाँ पर चित्रकूट करबी है। तो ये सारा एरिया जो है वो पूरा बुंदेलखंड का पार्ट बनाता है। कुछ एरिया मध्य प्रदेश में, कुछ एरिया इसका किसमें है, हमारे उत्तर प्रदेश में। अब देखिए यहाँ पर भी रेनफॉल की काफी समस्या है। आपने देखा कि 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास बस रेनफॉल होती है, वो भी बहुत ज्यादा इरेगुलर होती है। इंटीरियर एरियाज हैं, यहाँ पर रेनफॉल की प्रॉब्लम होती है। और इसीलिए भारत सरकार ने नदी जोड़ो परियोजना है ना, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, उसके तहत दो नदियों को जोड़ने की सोची। एक नदी जो कि यहाँ से ऐसे बहती है और एक नदी जो कि यहाँ से ऐसे बहती है। अब ये जो है ये वाला एरिया, ये यहाँ से, एक मिनट पेन का थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा, ये जो है इनको जो है आपस में जोड़ने की बात चल रही है। किसके तहत? रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। क्यों करना है ये काम? ताकि जो आसपास का बुंदेलखंड का एरिया है यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया जा सके। केन में एक्सेसिव रेन, एक्सेसिव वाटर रहता है, बेतवा कई बार ड्राई हो जाती है। तो उन्होंने बोला, भारत सरकार ने प्रपोजल किया और उसके बाद इसका क्रियान्वयन भी हो गया, इसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस वगैरह भी सब मिल गया है। तो ऑल दैट इज लेफ्ट इज एग्जीक्यूशन। तो इसमें क्या होगा कि जो एक्सेस वाटर है इस नदी का, इस नदी से यहाँ पर ट्रांसफर करना है। ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है। और जो बुंदेलखंड रीजन है ना सिर्फ मध्य प्रदेश का बल्कि उत्तर प्रदेश का भी, वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज को पहुंचाना है। और मेनली उत्तर प्रदेश के ही बुंदेलखंड रीजन को इसमें जो इरिगेशन है उसको प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है ना? बिल्कुल। अच्छा, नीज एंड अदर टाइप ऑफ रॉक, नीस एंड शिस्ट। ऑलराइट मेघना, ठीक है ना मेघना जी? ओके, ठीक। ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट आ गया अपना कहां से? बुंदेलखंड के नाम से। बुंदेलखंड का प्लेट्यू अपन ने जान लिया कहां पर है, इतने में है। और यहाँ पर क्या होती है, रेनफॉल ज्यादा नहीं होती, लगभग 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ की रेनफॉल है। यहाँ की सॉइल जो है वो किस प्रकार की? तो मिक्स सॉइल है, रेड और ब्लैक सॉइल का मिक्सचर है। और यहाँ पे जो मेन नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो बेतवा है, केन है, धसान है, सिंध है ना। बेतवा नदी कल हमने पढ़ी थी, कहाँ से निकलती है? तो बेतवा नदी निकलती है हमारी कहाँ से? कहाँ से निकलती है? कुमर्रा गांव रायसेन, कुमरा गांव, गांव GAON गांव रायसेन से निकलती है कौन सी? बेतवा नदी। और उसके बाद केन कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। बाकी ये इनके बारे में जब हम रिवर्स वगैरह पढ़ेंगे तो सारी जानकारी और अच्छे से ले लेंगे। जो मेन क्रॉप्स हैं इनके वो कौन कौन से हैं? तो क्रॉप्स यहाँ पर मेनली ज्वार, व्हीट, तिल, लिनसीड, है ना। ये सारे मेन क्रॉप्स हैं, आपको लिखना ही है, ये आपके क्वेश्चन आएंगे, आपको ये सारी बातें मेंशन करनी है। मिनरल्स, ग्रेनाइट स्टोन, ग्रेनाइट का पत्थर। आपने देखा जब घर बनता है तो प्लेटफॉर्म लगाते हैं, किचन वगैरह में लगता है ना प्लेटफॉर्म। कुमरा गांव रायसेन, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो देखा है ना जो पत्थर, तो वहां पर जो पत्थर लगा रहता है थोड़ा सिलेटी रंग का रहता है, उसको ग्रेनाइट कहते हैं। ग्रेनाइट का पत्थर, वही ग्रेनाइट का पत्थर, बिल्कुल सही कहा प्रिया, वो ग्रेनाइट होता है। तो ये जो ग्रेनाइट है ना वो इस एरिया में मिलता है, किसमें? हमारे बुंदेलखंड में। और इसकी भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आप कभी जाएंगे उसको लेने, काफी महंगा आता है वो। साथ ही साथ रॉक फॉस्फेट मिलता है यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं इस रीजन के। यहाँ की रेनफॉल हमने देख ली, यहाँ की सॉइल देख ली, यहाँ के रिवर्स देख ली, यहाँ के क्रॉप देख ली, यहाँ सब देख लिया हमने, है ना। फिर उसके बाद अब यहाँ के फॉरेस्ट के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फॉरेस्ट जो मेन प्रकार के होते हैं, तो टीक हमारा, सागौन हो गया, खैर हो गया, तेंदू पत्ता। तेंदू पत्ता यहाँ का बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा यहाँ पर तेंदू पत्ता होता है। तेंदू पत्ता नीति है, तेंदू पत्ता पॉलिसी है मध्य प्रदेश की। तो उसमें 2014 में जिसे मॉडिफाई किया गया था लास्ट टाइम, तेंदू पत्ता पॉलिसी है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, और 2014 में इसको आखिरी बार मॉडिफाई किया गया था। और इस पॉलिसी के तहत जो बिचौलिए होते थे ना, मिडिल मैन होते थे, उनका रोल अब खत्म कर दिया गया है। अब डायरेक्ट जो तेंदु पत्ता कलेक्ट करते हैं, संग्राहक होते हैं, कलेक्टर्स होते हैं, उनसे डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट होता है उससे डील करके इनसे जो है वो कलेक्ट किया जाता है और इनको जो भी रेवेन्यू रहता है वो दे दिया जाता है।
तो जो बिचौलियों का रोल होता है वो खत्म कर दिया गया था 2014 के मॉडिफिकेशन के बाद तेंदुपत्ता पॉलिसी में। नीम, महुआ, ये कुछ और पेड़ है यहाँ पर जो पाए जाते हैं। अब देखिए इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो इंडस्ट्रीज यहाँ पर कुछ खास है नहीं इस एरिया में, ठीक है, इंडस्ट्रियली थोड़ी बैकवर्ड एरिया है ये। अब यहाँ पर जो मेन इंडस्ट्री है वो इसमें क्या है, तो ये है जो अशोक नगर है। अशोकनगर, अशोकनगर, हाँ, तेंदुपत्ता वही है जो बीड़ी बनाने में काम आता है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने में काम आता है, ठीक है ना। और हाँ, फिर उसके बाद देखिए, तो मैं इंडस्ट्रीज की बात कर रहा था, तो देखिए जो यहाँ की जो मेन इंडस्ट्री है उसमें एक है अशोकनगर की चंदेरी साड़ी। साड़ियां हमारे यहाँ पे दो तीन प्रकार की फेमस है। एक तो ये चंदेरी की साड़ियां, वो कहाँ पर है, अशोकनगर में। अशोकनगर कहाँ पे, तो जैसे शिवपुरी है ना, शिवपुरी हमने देखा था कहाँ पर है, एक मिनट फोटो आ जाए, देखिए, तो ये आ गई शिवपुरी। शिवपुरी के जस्ट नीचे ये गुना, और यहाँ पर ये अशोकनगर, ये वाला एरिया जो है, ये वाला पार्ट, ये आ जाता है हमारा अशोकनगर। ये गुना को काट करके बना था, ऊपर शिवपुरी है, यहाँ पर गुना है, फिर यहाँ पर ऐसा अशोकनगर है। तो अशोकनगर में एक जगह है चंदेरी, और उस चंदेरी की जो साड़ियां हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे एक और जगह की साड़ियां फेमस है, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है? महेश्वर, बिल्कुल, बहुत अच्छा। महेश्वर की साड़ी हमारे यहाँ बहुत फेमस है। जो हमारे यहाँ की देवी अहिल्याबाई थी, इंदौर की रूलर रही है, बहुत कुशल प्रशासिका रही है, उन्होंने इस उद्योग को, इस इंडस्ट्री को महेश्वर में बहुत ज्यादा प्रमोट किया था, और इसीलिए जो है महेश्वर की साड़ियां भी चंदेरी की साड़ियों की तरह बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए, इसके अलावा जरी, जरी का काम जो होता है वो प्रतापपुरा, प्रतापपुरा टीकमगढ़ जिले में आता है, यहाँ पर भी ये इंडस्ट्री है जरी का। इसके अलावा देखिए जो बेल मेटल वेयर्स होते हैं ना, बेल मेटल वेयर मतलब जो पीतल वाले जो कप वो होते हैं, पीले पीले बर्तन नहीं होते वो जो है यहाँ का फेमस है। किस एरिया का, हमारे टीकमगढ़ का ही, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जानकारी है इसके बारे में, यहाँ की इंडस्ट्रीज के बारे में मेनली। फिर उसके बाद टूरिज्म की बात करते हैं, तो यहाँ पे टूरिज्म में वेरी रिच है ये जगह। टूरिज्म में जो खजुराहो के मंदिर है, छतरपुर में है। आपको कल मैंने बताया था कि यूनेस्को के द्वारा इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिल चुका है। पीतल के बर्तन, बिल्कुल सही कहा, बेल मेटल वेयर। हाँ, तो 1986, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है ना। अच्छा, और और एक और चीज है यहाँ पर, धुबेला। धुबेला एक जगह है कहाँ पर, छतरपुर में। छतरपुर में जो राजा थे उस समय के, किस समय के, जब शिवाजी हुआ करते थे, उनके कंटेम्प्रेरी थे मुगल रूलर, जब औरंगजेब थे तो उनके कंटेम्प्रेरी रूलर थे कौन से, राजा छत्रसाल। उनका जो है म्यूजियम, जो है मंसोलियम जो है वो बना हुआ है कहाँ पर, धुबेला में बना हुआ है, और वहां पर एक म्यूजियम भी बनाया गया है उनकी स्मृति में। पीताम्बरा शक्तिपीठ कहाँ पर है, दतिया में। दतिया से अभी हमारे जो करंट होम मिनिस्टर है, क्या नाम है हमारे होम मिनिस्टर का, भी कोई बता सकता है क्या, एनीबॉडी? होम मिनिस्टर का नाम क्या है, मध्य प्रदेश के, भारत देश के नहीं है, मध्य प्रदेश के, नरोत्तम मिश्रा जी, ठीक है ना। तो माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी कहाँ से लड़ते हैं, दतिया से ही लड़ते हैं, ठीक है ना। नरोत्तम मिश्रा जी दतिया से ही लड़ते हैं, और दतिया में पीताम्बरा शक्तिपीठ है। यहाँ पर कुछ समय पहले एक हादसा हुआ था, ठीक है ना, रतनगढ़ माता मंदिर है, वहां पर क्या हुआ था कि स्टैम्पीड हो गया था, और स्टैम्पीड में कुछ लोग ऐसी मतलब जा रहे थे, नौ दुर्गा के टाइम था, काफी भीड़ रहती है उसमें, आपको पता ही है। तो वहां पर भीड़ हुई, वो भीड़ में किसी ने खबर उड़ा दी, या कुछ ऐसा अफवाह उड़ गई कि वहां पर पुल टूट रहा है या पुल टूट गया है, ऐसा कुछ, तो उसके कारण भगदड़ मच गई थी, और उस भगदड़ में काफी लोग मर गए थे। तो इट इज अ केस स्टडी विच विल बी इंक्लूडेड इन योर डिजास्टर मैनेजमेंट पोर्शन। साथ ही साथ यहाँ पर सतखंडा महल है, नौखंडा महल है, खूनी दरवाजा है, तो काफी ये सब यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है। सियोड़ा का फोर्ट है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर कहाँ पर है, हमारी बुंदेलखंड एरिया में। और फिर उसके बाद इस एरिया में जो मेजर नदी, जो सबसे मुख्य नदी, उसका नाम क्या है, तो उस नदी का नाम है बेतवा। बेतवा हमने पढ़ा है कहाँ से निकलती है, और इस बेतवा नदी को जो है लाइफलाइन ऑफ बुंदेलखंड भी कहा जाता है। सॉरी, इसको यहाँ गलत बना दिया। हम्म, ये ये बेतवा ऐसी, तो ये जो है हमारी बेतवा, इसको लाइफ लाइन ऑफ बुंदेलखंड भी कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ बुंदेलखंड। और इसे जो है, कहीं कहीं आप एक फैक्ट पढ़ेंगे या कभी लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, इसको कई बार कह देते हैं गंगा ऑफ मध्य प्रदेश। पर ये गंगा ऑफ मध्य प्रदेश आप देखेंगे तो दो नदियों को कहा जाता है, गंगा ऑफ मध्य प्रदेश, किताबें पढ़ेंगे कहीं पक्का मिलेगा। तो गंगा ऑफ मध्य प्रदेश दो नदियों को अक्सर कहा जाता है, एक तो हो गई हमारी नर्मदा, जो कि बिल्कुल समझ में आता है कि ठीक है कि ये तो
प्योरिटी के हिसाब से बिल्कुल सही है। दूसरा बेतवा को कहते हैं। तो पॉल्यूशन के आधार पर, प्रदूषण के आधार पर जो मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है वो बेतवा कहलाती है, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश की गंगा दो नदियों को कहा जाता है, लेकिन यदि कभी ऑप्शन है तो आप नर्मदा के साथ जाएं, क्योंकि गंगा पवित्रता से एसोसिएट किया जाता है तो नर्मदा ही होगा। बट कभी ऐसा पॉल्यूशन के बेसिस पे लिखा जाए तो बेतवा नदी को क्या कहते हैं, गंगा ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बेतवा को एमपी की गंगा कहा जाता है पॉल्यूशन के बेसिस पे, बिल्कुल सही कहा, ठीक। तो देखिए, अब आज हमने 2-3 पठार और पढ़ लिए। आज करना तो कंप्लीट, लेकिन वो टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा डिले हो गया आज। बट अब हम जो है कल के में रीवा पन्ना, सतपुड़ा मैकाल और वो करेंगे, ठीक है ना। तो आप बताइए अभी और आगे कंटिन्यू करना है कि अब बाकी कल करें, जैसा आप लोग बोले वैसा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी जल्दी बताइए, बताते चलिए। लेट्स डू इट। चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर। ये वाला पढ़ा रहे हैं अब, रीवा पन्ना वाला, ठीक है। रीवा पन्ना पठार दिख रहा है। रीवा पन्ना पठार मतलब सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर पन्ना है, यहाँ पर रीवा है, ये थोड़ा सा सीधी हो गया, यहाँ सतना हो गया, यहाँ दमोह, कटनी, ये सब आ गए, ठीक है। तो ये 4-5 जिले इसमें आते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कौन कौन से जिले आते हैं रीवा पन्ना पठार में। फिर से बताता हूँ मैं आपको, एक ये ठीक। तो यहाँ पर है हमारा पन्ना, ठीक। जस्ट बुंदेलखंड से लगाया, आधा पोर्शन तो इसका बुंदेलखंड में ही चला जाता है पन्ना का, वहां पर बुंदेली भाषा ही बोली जाती है। फिर यहाँ पर जो है वो सतना है। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा रीवा, और इसके जस्ट बगल में सीधी। फिर यहाँ पर आ जाता है सिंगरौली, और सिंगरौली लेकिन इसका पार्ट नहीं, सिंगरौली बघेलखंड की प्लेटू का पार्ट है, कुछ पार्ट सीधी का भी इसका पार्ट है। तो यहाँ पर सीधी का कुछ पार्ट, रीवा, सतना, और साथ साथ फिर यहाँ पर पन्ना, और यहाँ पर कटनी, दमोह, ये एरिया जो है ये रीवा पन्ना प्लेट्यू का पार्ट बनाते हैं, ठीक है ना। आई होप आई एम क्लियर। रीवा पन्ना प्लेट्यू के पार्ट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। अब इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन आप देखेंगे तो आप आराम से बता देंगे कि ईस्ट में इसके क्या है, ईस्ट में इसके बघेलखंड का पठार है। साउथ में क्या है, तो साउथ में इसके विंध्याचल पर्वत श्रेणी या विंध्याचल रेंजेस, एक मिनट कलर चेंज करा, हाँ जी। तो यहाँ पर क्या है, ये विंध्याचल रेंजेस है। ईस्ट में से क्या है, बघेलखंड का प्लेट्यू है। इसके यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर इधर लग जाएगा मालवा वाला। ऊपर क्या है यहाँ पर, तो बुंदेलखंड का प्लेट्यू। इसकी आप लोकेशन बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। शुभम जी क्लियर है। सर मेरा तो स्टार्टिंग कर रह गया, ज्वाइन नहीं हो पाया था। अच्छा, स्टार्टिंग का तो आपको इसका लेक्चर जो है वो तो मिलेगा ही ना, ये रिकॉर्ड होके पहुंच जाएगा उसमें ऐप में, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैप नहीं क्लियर हो पाया था ना, किसको नहीं हो पा रहा था, शुभम जी को नहीं हो पा रहा था, किसको नहीं हो पा रहा था, सुशांत, सुशांत, आई एम सॉरी, सुशांत, सुशांत जी क्लियर है मैप जी, ठीक है ना। और रेणु जी आप परेशान मत होइएगा, ये जब रिकॉर्ड हो जाएगा पूरा लेक्चर लाइव खत्म होगा, फिर उसके बाद ऐप पे मिल जाएगा, तो आप शुरुआत का देख लेना, ठीक है। लोकेशन एक बार फिर से बता देते हैं। रीवा पन्ना का प्लेट्यू, रीवा पन्ना का प्लेट्यू दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ये है पन्ना, यहाँ पर आधा पोर्शन इसका बुंदेलखंड में चला जाता है, कुछ पोर्शन यहाँ पर रीवा पन्ना के प्लेट्यू में। फिर उसके बाद उसके जस्ट बगल में सतना, फिर सतना के बगल में है रीवा, रीवा के बगल में है सीधी, और सीधी के बगल में यहाँ पर है सिंगरौली। तो ये सीधी का कुछ पोर्शन जो है वो इस प्लेट्यू में भी आ जाता है, बघेलखंड के पठार में भी, और कुछ जो है इसमें भी रहता है। फिर ये हो गया हमारा रीवा, फिर यहाँ पर आ गया सतना, और इसके बगल में हमारा पन्ना, ठीक है ना। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ हुए। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कटनी, और यहाँ पर कहीं पर आ जाता है दमोह, ठीक है ना। तो ये 4-5 जो है मेजर डिस्ट्रिक्ट इसके हैं। अब इसके जो है आप देखेंगे तो ईस्टर्न पार्ट में क्या है, ईस्टर्न पार्ट में इसके बघेलखंड का प्लेट्यू है। इसके साउथ में क्या है, तो इसके साउथ में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल रेंजेस इसके साउथ में, ठीक है ना। इसके इस पोर्शन में क्या है, तो आप देख सकते हैं बघेलखंड का है, माफ करिएगा मालवा है, और बुंदेलखंड है इधर से, है ना। तो अब आपको लोकेशन क्लियर हो गई होगी, एक बार आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। और ये इसको क्या कहते हैं, बाउंड्री ऑफ विंध्यास भी कहते हैं। इसको बाउंड्री ऑफ विंध्यास क्यों कहते हैं, बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ये बिल्कुल विंध्यन रेंजेस है ना, ये है हमारी विंध्यन रेंजेस, ये देख सकते हैं आप, ये विंध्यन रेंजेस। तो ये बिल्कुल यहाँ पर यहाँ तक जाता है ये। तो ये जो प्लेट्यू है इसकी बिल्कुल बाउंड्री पे ही है, तो इसलिए इसको बाउंड्री ऑफ विंध्यास या वर्ज ऑफ विंध्यास भी कह देते हैं। विंध्य का कगारी प्रदेश यदि हिंदी में कभी लिखा मिले तो परेशान मत होना, इसी को ही कहते हैं विंध्य का कगारी प्रदेश, मतलब कि रीवा पन्ना का प्लेट्यू। इट इज द बाउंड्री एरिया ऑफ द विंध्यन रेंजेस, ठीक है ना। बिल्कुल, क्योंकि एंड विंध्याचल पर्वत यहीं से चालू ही होते हैं और यहाँ तक एक्सटेंड हो जाते रहते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद इस एरिया में ये किससे बनी है, तो कुडप्पा और विंध्यन रॉक।
अब आपको पता है कि जो रॉक्स होते हैं उनको, आपको पता है क्या कि जो रॉक सिस्टम्स होते हैं इनके बारे में जानकारी है क्या? अभी ज्योग्राफी का पोर्शन चालू हुआ है? बताइए तो मेरे को। नहीं हुआ। चलिए, तो वो काफी लंबा टॉपिक है, यहाँ पर इसको इंक्लूड करना वुड नॉट बी वाइज, बट आपको ये रिमेम्बर करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। कोडप्पा और विंध्यन रॉक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब ये जो हमारा रीवा पन्ना का प्लेट्यू है इसमें देखिए रॉक के टाइप होते हैं, कुछ नहीं है, रॉक के टाइप होते हैं। आर्कियन, पुराना, द्रविडियन, मैं बता रहा हूँ एक मिनट क्या है सब, है ना, और आर्य, आर्यन, एक मिनट पेजेस, वेट, हाँ यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, आर्कियन, यहाँ पर फिर उसके बाद आपका पुराना, द्रविडियन और आर्यन। भारत का जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो जो भारत में रॉक्स पाए जाते हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। सबसे पहली कैटेगरी है आर्कियन, दूसरी है पुराना, तीसरी है द्रविडियन और चौथी है आर्यन। अब इनके बहुत सारे सबके सब डिविजन्स होते हैं, ठीक है ना। अब उन सब डिविजन्स को जब आप ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हमारे लिए रिलेवेंट कौन सा है, तो पुराना सिस्टम का हमने अभी 2 नाम पढ़े थे, कडप्पा, कडप्पा और विंध्यन, ठीक है ना। ये 2 सिस्टम जो है, ये जो रॉक्स है इनकी एज क्या होती है, लगभग 1400 मिलियन ईयर से लेकर के 600 मिलियन ईयर अगो, मतलब लगभग 1400 मिलियन साल पहले से लेकर के 600 मिलियन साल तक के बीच के जो रॉक्स है उनको हम पुराना सिस्टम ऑफ रॉक्स में रखते हैं। इनके 2 टाइप है, एक हो गया हमारा कडप्पा, जो आपको भी नाम दिखाया गया था कडप्पा, ठीक है ना, कडप्पा नाम दिख रहा है ना यहाँ पर, और दूसरा ये वाला नाम, ये कडप्पा, और दूसरा नाम जो है विंध्या। तो ये दोनों किसके टाइप है, तो ये दोनों टाइप है हमारे किसके, पुराना सिस्टम ऑफ रॉक्स के। पुराना सिस्टम ऑफ रॉक या पुराना सिस्टम ऑफ रॉक जो है इनका टाइम पीरियड कितना था, 1400 मिलियन साल पहले से लेकर के 600 मिलियन साल पहले तक, ठीक है। तो ये जो कडपा नाम आया है, एक जगह है, कडपा कहां पर है जगह, ये कडपा जगह है आंध्र प्रदेश में, प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में एक जगह है उसका नाम है कडप्पा। तो वो वाला बाहुबली वाला कटप्पा नहीं, है ना, कडपा, कडपा नाम की एक जगह है। तो उस कडपा में मिलता है क्या, लाइमस्टोन वगैरह, और इस प्रकार की जो रॉक्स है वो पहली बार वहीं से डिस्कवर की गई थी, इसलिए उसका नाम कडपा टाइप ऑफ रॉक्स कर दिया गया। दूसरा विंध्यन रॉक्स, विंध्यन किसका, पुराना सिस्टम का पार्ट है। थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि क्या बता रहा हूँ, कि भारत का जियोलॉजिकल सर्वे जो है वो जो हमारे यहाँ सारी रॉक्स पाई जाती हैं, जो सारी चट्टाने पाई जाती है, जमीन पाई जाती है, उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करता है। आप चारों के नाम पढ़ सकते हैं, आर्कियन, पुराना, द्रविडियन और आर्यन सिस्टम, ठीक है। इसमें बाकी 3 के बारे में अभी हम जानकारी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। हम पुराना सिस्टम के बारे में जानते हैं क्योंकि अभी वो रेलेवेंट है थोड़ा सा। तो जो पुराना सिस्टम ऑफ रॉक्स है वो लगभग 1400 मिलियन साल पहले से लेकर के 600 मिलियन साल के बीच में जो जो रॉक्स मिली उनको पुराना सिस्टम ऑफ रॉक्स में रखा गया है, ठीक है। और इसके 2 सब डिवीजन, 2 सब डिवीजन कौन कौन से, कडपा और विंध्या। कडपा नाम क्यों पड़ा, तो कडपा एक जगह थी, कहाँ पे थी कडपा जगह, अभी अभी बताइए, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। एपी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में जगह थी कडपा नाम की, वहां पे पहली बार ये रॉक मिली, इसलिए इस सिस्टम की जो रॉक्स मिलने लगी, इस प्रकार की जो रॉक्स मिलने लगी, उनको हमने क्या कहा, उनको हमने कडपा सीरीज ऑफ रॉक्स कहा। सिमिलरली विंध्यन सीरीज ऑफ रॉक्स जो गई वो कहाँ पे मिली थी, जो विंध्य माउंटेन का एरिया था वहां पर जो रॉक्स मिली थी उनको हमने विंध्यन टाइप ऑफ रॉक्स कहा। और यही लिखा है हमारे उसमें, एक मिनट मैं उसको करता हूँ, हाँ। तो ये जो है, ये जो रॉक है, जो हमारा प्लेट्यू है, ये कैसे बना है, कडपा और विंध्यन रॉक्स के इरोजन से बना हुआ है। मतलब यहाँ पर कडपा और विंध्यन रॉक्स जो कि पुराना सिस्टम का पार्ट बनाती थी, उनके इरोजन से ये प्लेट्यू बना है। क्लियर है आप लोगों को, प्लीज से यस, है ना क्लियर, थोड़ा तो क्लियर हुआ, कडपा विंध्या नाम तो सुन लिया। अब इसके बाद कभी जब आगे पढ़ेंगे डिटेल में ज्योग्राफी वगैरह, या आपको जब भी पढ़ाया जाएगा तो बहुत अच्छे से डिटेल में आपको सारी जानकारी दी जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पर इतना जानना जरूरी था। अब देखिए यहाँ पर मेनली जो है सैंड स्टोन मिलता है, ठीक है ना, और इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आप देख सकते हैं कहाँ पर है, प्लेटो बुंदेलखंड इन द वेस्ट, रीवा पन्ना, प्लेटो ऑफ बघेलखंड इन द ईस्ट,
और नर्मदा सोन घाटी इन द साउथ। नर्मदा सोन घाटी वही विंध्याचल के जस्ट नीचे वाला नर्मदा सोन घाटी। एक बार फिर से फोटो देख लीजिए, ये ये वाला पोर्शन विंध्याचल हिल्स इसकी वो बनाती, बाउंड्री बनाती है। नर्मदा सोन घाटी यदि फिजिकल डिवीजन की बात करें तो इसके साउथ में ही ये पूरा एरिया ये वाला है ना। यहाँ पर ईस्ट में बघेलखंड है और वेस्ट में हमारा बुंदेलखंड है ये, ठीक। तो ये हो गया हमारा रीवा पन्ना का प्लेट्यू का लोकेशन, उसके बारे में थोड़ा सा पृष्ठभूमि की क्या कैसे था। फिर उसके बाद देखिए इसकी क्लाइमेट कैसी है, तो क्लाइमेट इसकी भी हमारी कौन सी है, कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट है। कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट का मतलब गर्मी में गर्मी ज्यादा, सर्दियों में सर्दी ज्यादा, ठीक है। मैं वहीं का निवासी हूँ, उसी क्षेत्र का निवासी हूँ, तो मुझे पता है गर्मी में बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। और पानी रेनफॉल एवरेज जो है 100 से 125 सेंटीमीटर होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये जो एरिया है ये हमारा ये वाला एरिया, तो इसमें जो रेनफॉल होती है वो भारत का जैसे नक्शा देखिएगा आप, एक मिनट, ये भारत का नक्शा है ना ये, तो यहाँ से रेनफॉल एक ब्रांच ये होती है, इसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और एक ब्रांच ये होती है जिसे कहते हैं अरेबियन सी ब्रांच। मानसून में पढ़ाया जाएगा आपको डिटेल में, कोई चिंता की बात नहीं, बस थोड़ा सा एक ब्रॉड आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये जो है आपका अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, यहाँ से पानी जब जाता है तो ये जो सेंट्रल इंडिया का माफ करेगा, जो ये रीवा पन्ना का प्लेट्यू है, इसमें दोनों ब्रांचेस से पानी बरसता है, इसीलिए यहाँ की रेनफॉल लगभग कितनी हो जाती है, 100 से 125 सेंटीमीटर के बीच में रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है ना। यहाँ की जो मेन नदियां है वो कौन कौन सी हैं, तो केन नदी, सोन नदी, तमस या टोंस नदी, तमसा भी कहते हैं इसको। तो ये जो केन नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो केन नदी विंध्याचल जो पर्वत है, विंध्याचल पर्वत मतलब कि विंध्याचल रेंजेस जो है उसका एक पार्ट है, उसका पार्ट है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है, देखिए मैं बताता हूँ आपको नाम उसका, उसका नाम है कैमूर, कैमूर हिल्स, ठीक है। कैमूर हिल्स जो है विंध्याचल का पार्ट है, इससे कौन सी नदी निकलती है, इससे निकलती है केन नदी। सोन नदी जो है वो कहां से निकलती है, सोन नदी निकलती है अमरकंटक नाम की जगह से। अमरकंटक इसका पार्ट नहीं है, अमरकंटक पार्ट है बघेलखंड प्लेट्यू का, लेकिन ये नदी जो है अब ऊपर की तरफ बहती है, मतलब ये जो सोन नदी है गंगा की ट्रिब्यूटरी है, यहाँ से निकलती है अमरकंटक, अनूपपुर से निकलती है और इस तरह ऊपर बहते हुए जाती है, ऊपर गंगा में मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये जब ऊपर की तरफ बहती है तो ऊपर की तरफ बहते बहते ये बघेलखंड के माफ करिएगा ये रीवा पन्ना के एरिया से भी निकलती है, मेनली सीधी से निकलती है, ठीक है ना। तो ये जो है हमारी सोन नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक से, जो कि ऊपर की ओर बहती है, जाती है किसमें, गंगा में मिलती है पटना के पास, और ये जो है हमारी रीवा पन्ना पठार की बात करें तो उसमें सीधी से निकलती है। फिर उसके बाद टोंस नदी, इसको तमस नदी भी कहते हैं, और ये टोंस नदी कहां से निकलती है, तो ये जो है एक जगह है मैहर, मैहर नाम सुना होगा सभी ने, ज्यादातर लोगों ने सुना होगा, ये सभी नहीं सुना होगा तो यहाँ पर एक जगह है उसका नाम है तमस कुंड, वहां से निकलती है क्या, टोंस नदी, ठीक है, ठीक है। सतना मैहर, बिल्कुल, सतना में मैहर है, वहीं से निकलती है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ की जो सॉइल है वो किस प्रकार की, तो सैंडी लोम सॉइल जो होती है यहाँ पर पाई जाती है। जो मेन क्रॉप्स है, बहुत अच्छी यहाँ की सॉइल नहीं, बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एक्सेसिव यूज ऑफ वो होता है, क्या कहलाता है हमारा, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड ऑल होता है। इस चक्कर में गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक्टिवली परसुएड किया है, किसको एक्टिवली परसुएड किया है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई है उसको एक्टिवली परसुएड किया गया है। और एक स्कीम और भी चलाई जा रही है जिसमें सतना, जिसमें कुछ 18 विलेजेस चूज किए गए थे, जिसमें सतना के 7 से 8 विलेजेस थे, और क्लाइमेट रेजिलियंट या क्लाइमेट, मैं एक्जैक्टली नाम भूल रहा हूँ, आपको बहुत समय पहले पढ़ा था तो मैं आपको कल बताऊंगा, तो कुछ ऐसा क्लाइमेट फ्रेंडली या क्लाइमेट रेजिलियंट विलेजेस का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कहाँ पर सतना डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है। 3 डिस्ट्रिक्ट चूज किए गए हैं, जिसमें एक सतना भी है। और इस एरिया की जो एक मेजर प्रॉब्लम है वो ये भी है कि यहाँ पर एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर है, क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत अच्छी नहीं है, मतलब बहुत अच्छी तात्पर्य है कि बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है। यहाँ पर मॉनसूनल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। डेसिडुअस का मतलब क्या होता है, जो एक सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं, मानसून मतलब मानसून में उनके पत्ते बहुत हरे हरे हो जाते हैं, जैसे कि आम का पेड़ आपने देखा होगा, बहुत सारे पेड़ देखे होंगे कि जब वो आता है, गर्मियों का टाइम आता है तो वो अपने पत्ते गिरा देते हैं, लेकिन जब मानसून का टाइम आता है तो बिल्कुल हरे हरे ताजे ताजे पत्ते दिखाने लग जाते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं टीक है, साल है, तेंदू पत्ता है। तेंदू पत्ता मतलब मध्य प्रदेश में हर जगह मिलता है। यहाँ पे अब देखिए जो इस एरिया का स्ट्रेंथ है वो मैं बताता हूँ, वो है यहाँ का मिनरल बेस। लाइम स्टोन जो है कटनी में मिलता है, सतना में मिलता है, मिलने को रीवा में मिलता है, परंतु सतना और कटनी में मेनली जो है लाइम स्टोन मिलता है। डायमंड आपको पता है, डायमंड कहाँ से मिलता है, डायमंड कहाँ मिलता है, जहां से टोंस नदी निकलती है, टोंस नदी निकलती है
तमस कुंड, मैहर में एक जगह है तमसा कुंड, तमसा कुंड, ठीक है ना। एक बार मैं लिख देता हूं आपके लिए, तमसा कुंड, वहां से निकलती है टोंस नदी। टोंस नदी जो है वो तमसा कुंड, तमसा कुंड, ठीक, मैहर, मैहर, टोंस नदी यहां से निकलती है, ठीक है। हाँ, पन्ना से क्या मिलता है हमारा, डायमंड। तो एनडीएमसी, जो पन्ना में डायमंड मिलता है, पन्ना में जो डायमंड मिलता है उसको माइनिंग का काम किसका है, एनडीएमसी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश में 2 बार पूछा जा चुका है, और एक आध बार शायद नहीं, और अभी एक बिहार पीएससी का पेपर हुआ था शायद, पता नहीं, अभी 2-3 महीने पहले हुआ था, कैंसिल हो गया था, फिर कुछ वहां पे लीक हो गया था। उसमें भी शायद एक क्वेश्चन आया था कि पन्ना जो माइन किया जाता है मध्य प्रदेश में, उसको कौन करता है माइन। तो उसको माइनिंग जो करती है वो ये कंपनी करती है, एनएमडीसी, सॉरी एनडीएमसी कर रहा हूँ, एक मिनट, सॉरी। हाँ, हाँ, ये एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएमडीसी के द्वारा डायमंड की माइनिंग की जाती है पन्ना से, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका जिप्सम और कोरंडम कहाँ से मिलता है, तो जिप्सम और कोरंडम आपका मिलता है रीवा से। और ओछर, ओछर मतलब क्या होता है, गेरू, गेरू आप समझते हैं, गेरू क्या होता है, जो मटकियां देखी है ना नॉर्मल पानी पीने वाली, उसमें जो ऑरेंज ऑरेंज लगा रहता है बाहर बाहर, वो कहलाता है गेरू, ठीक है। एनएमडीसी, बिल्कुल एनएमडीसी, एनडीएमसी में कर रहा था, आई एम सॉरी, एनएमडीसी, एनएमडीसी क्ले, हाँ, एक तरह का क्ले ही है। ओछर वो जो होता है ऑरेंज वाला जो पोर्शन होता है ना, उसको ओछर कहते हैं, गेरू कहते हैं। इसकी फैक्ट्री कहाँ है, सतना में। लाइम स्टोन मेनली कटनी और सतना में मिलता है। डायमंड जो है वो कहाँ मिलता है, तो डायमंड हमारा मिलता है पन्ना में। और फिर उसके बाद जिप्सम और कोरंडम ये कहाँ मिलते हैं, रीवा में। और ओछर कहाँ मिलता है, ओछर या ओछर भाई गेरू जिसे कहते हैं, वो कहाँ मिलता है, वो हमारा सतना में मिलता है। यहाँ के जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है, अभी अभी हमने उसके बारे में थोड़ी देर पहले बात की थी, थोड़ी देर पहले जो बात की थी उसमें क्या था, शारदा मंदिर, कहाँ का, मैहर का। फिर उसके अलावा जो है चित्रकूट है, ये भी सतना में है। चित्रकूट आपको पता है क्यों फेमस है, क्यों फेमस है, राम जी से संबंधित है चित्रकूट यहाँ पर। और ये जो चित्रकूट है ये 2 राज्यों में आता है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि ये यूपी का भी पार्ट बनाता है। तो वहां पर एक बहुत फेमस मंदिर है जिसका नाम है कामतानाथ मंदिर, और वहां पे ही लोग बाग परिक्रमा लगाने जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप परिक्रमा लगाएंगे, लगभग 5 किलोमीटर का रहता है वो ट्रैक, तो उसमें आधा एरिया यूपी में आता है और आधा एरिया एमपी में आता है। इवन से आपको डिफरेंशिएट करना हो कि कब आप एमपी में हो और कब आप यूपी में है, तो जो ये पत्थर लगे हुए हैं इस रूट में, तो ये अलग टाइप के लगे हुए हैं, ये अलग टाइप के लगे हुए हैं, एमपी के अलग है, यूपी के अलग है वो तो पत्थर, ठीक है ना। और देखिए इसके अलावा चित्रकूट में क्या है, चित्रकूट में एक जानकी कुंड नाम का आई रिसर्च सेंटर है, जो कि बहुत बड़ा आई रिसर्च सेंटर है। साथ ही साथ चित्रकूट में ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा यदि आपसे कभी पूछा जाए तो इसका एक कल्चरल इंपॉर्टेंस और है कि यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश का उनका वो हुआ था, बाल अवतार हुआ था। और यहाँ पर और भी बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, जैसे कि हनुमान धारा नाम की एक जगह है, सीता रसोई। तो ये चित्रकूट एक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट और फेमस जो है क्या है, हमारा लोकेशन है किसकी, टूरिज्म के लिए, टूरिज्म पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर चचाई और केवटी वाटरफॉल्स है। केवटी वाटरफॉल्स कहाँ पर है, ये दोनों ही रीवा में है। इसके अलावा 1-2 और भी है, ओड़ा बहुटी, 1-2 और भी, पूर्वा और बहुती नाम के 2 और वाटरफॉल्स हैं, ये भी हमारे रीवा में ही आते हैं। चचाई और केवटी जो है बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा 2 और है, उनका नाम मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पूर्वा और कौन सा, बहुती, बहुती, ठीक है। ये दोनों भी क्या है, वाटरफॉल्स हैं रीवा के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। और टूरिज्म के बारे में क्यों पढ़ना जरूरी होता है, ये भी आज आप जान लीजिए। बिल्कुल, पूर्वा और बहुती। गधों का मेला लगता है, बिल्कुल सही बताया शुभम जी आपने, गधों का मेला भी लगता है यहाँ पर। और फिर उसके बाद देखिए, ये आगे हमने पढ़ लिया कि डायमंड्स इंपॉर्टेंट फैक्ट और थोड़ा लिखे हुए हैं जो आपने ऑलरेडी जान लिए, उन्हीं के बारे में बताया गया। तो डायमंड जो है कडपा रॉक से मिलते हैं। कडपा रॉक्स क्या होती हैं बहुत अच्छे से पता है आपको। लाइमस्टोन हमने ऑलरेडी बात करी कहाँ पाया जाता है, तो ये सतना और कटनी में पाया जाता है। सबसे पहले इसकी जो बॉक्साइट था, इसकी माइनिंग जो है वो चालू हुई थी कटनी से। ईयर शायद 1907 या 1923, मैं कंफर्म नहीं हूँ। कल आप लोग जब क्लास में आएंगे तो मेरे को एक बार जरूर ये पूछिएगा कि सर 1907 था कि 1923 था, मैं क्लियर नहीं हूँ, मुझे अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सद्भावना शिखर।
या गुडविल पीक जिसकी ऊंचाई कितनी है 752 मीटर, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये है दमोह में। दमोह जो जगह है वहां पर सीजेबल अमाउंट ऑफ एक एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ जो जैन पॉपुलेशन है वो पाई जाती है कहाँ पर, दमोह में। और इसीलिए वहां पर एक कुंडलपुर करके एक जगह भी है दमोह में, जो कि एक बहुत ही फेमस जैन पिलग्रिम साइट है। ठीक है ना। तो ये जो है मेन था हमारा रीवा पन्ना प्लेट्यू के बारे में। ठीक है, क्लियर है, आज पढ़ ली, क्लियर है। चलिए, है ना। हमने आज तीन प्लेट्यूज के बारे में जानकारी ली। किसके किसके बारे में जानकारी ली, पहले थोड़ा सा मालवा के बारे में रिवाइज किया था, फिर उसके बाद हमने बघेलखंड के बारे में पढ़ा, माफ करिएगा बुंदेलखंड के बारे में पढ़ा, फिर हमने सेंट्रल इंडिया के बारे में पढ़ा, और हमने अभी रीवा पन्ना प्लेट्यू के बारे में पढ़ा। ये हमने तीन जान ली। इनके बारे में हमने जो रिलेवेंट फैक्ट्स थे काफी सारे उनको भी जानने की कोशिश करी। साथ ही साथ हमने जो है थोड़ा सा जो रॉक सिस्टम्स होते हैं, कितने मीटर है, 752 मीटर है हमारा गुडविल पीक या सद्भावना शिखर जिसे कहते हैं। इनके बारे में जानने की कोशिश की, उनसे रिलेवेंट जो जो भी चीजें थी सब जानने की कोशिश की मैक्सिमम। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से हम चीजों को लिखने वाले हैं, किस प्रकार से हमको फायदा मिलेगा। अब देखिए बाकी के जो बचे हुए 2-3 डिवीजन है, सब डिवीजन है, इसके फिजियोलॉजिकल डिवीजन है, इनको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। कल भी क्लास आपकी रहेगी 10 बजे के आसपास ही रहेगी, ठीक है ना, 10 बजे से ही रहेगी बल्कि कल। हाँ, 752 मीटर, बिल्कुल ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। Okay. All right. Thank you very much. Everybody have a nice day and stay tuned at Exam Visions. ठीक है? Bye bye.